हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम अपना जो पहला सब्जेक्ट शुरू किए हैं उसमें हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। इसमें हमने अब तक 14 क्लास कर ली हैं। और इसमें क्या है कि आज हम जो क्लास शुरू करने वाले हैं वो आपकी जो है रिवर्स से संबंधित है, जिसके बारे में हमने बात की थी। और रिवर्स पढ़ने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अब तक हमने कितना पढ़ लिया है। ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब तक हम कितना ख़त्म कर चुके हैं और आपको कितना आगे और पढ़ना है। तो आज की मैं बात करने वाला हूँ कि आज जो हमने चीज़ें ख़त्म कर ली हैं अब तक, वो आपका लगभग 70% सिलेबस जो है ख़त्म हो चुका है। जिसमें हमने जाना, भारत का परिचय जान लिया है। भारत के परिचय के बारे में समझे थे, पूरी क्लास एक हमने पूरी इस पे अपनी खर्च की थी भारत के परिचय को लेके, उसके आसपास के पड़ोसी देशों को लेके। उसके साथ ही हमने उसके आकार, अवस्थिति सबको जाना था। फिर उसके बाद हमने चीज़ें जानी, आगे बढ़े और भूगर्भिक संरचना देखी। हमने उसकी भूगर्भिक संरचना को समझा। ये भी हम अपनी क्लासों में कर चुके हैं, तो आपने अगर नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही थी। उसके बाद हमने जाना कि आपका जो है आपके भू आकृतिक प्रदेश कौन से, जैसे कि हिमालय के बारे में जाना। उसके बाद हमने लघु हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश की जो या पूर्वांचल पहाड़ियाँ, इन सब के बारे में हमने चीज़ें बात की थी। फिर हमने तटीय मैदान जाने, हमने द्वीप के बारे में जाना और सारी चीज़ें हमने धीमे धीमे की हैं। तो हमने क्या क्या और देख लिया कि आपके जो भू आकृतिक प्रदेश थे, हमने भू आकृतिक प्रदेश इनके बारे में सारी बातें कर ली हैं हमने। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने बात की आपकी जो जलवायु के बारे में। तो भारत की जलवायु के बारे में बात की। भारत की जलवायु को लेके हमने पूरा एक वीडियो बनाया जिस पे हमने अच्छे से चर्चा की, उसके क्वेश्चन भी देखे। इसके बाद हमने बात की आपकी मिट्टियों को लेके। तो भारत की मिट्टियाँ हमने बात कर ली है, भारत की मिट्टियाँ या मृदा। तो भारत की मिट्टियों को लेके हमने बात की। इसके बाद हमने जो है भारत की जो है वनस्पति या वन संसाधन की बात की। तो भारत की वनस्पतियाँ या वन संसाधन, इन सब के बारे में हमने अब तक चर्चा कर ली है और लगभग आपका पोर्शन जो है ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आपकी नदियाँ शुरू होने वाली हैं। तो रिवर जानने वाले हम, यानी नदियाँ, भारत की नदियाँ जानने वाले हैं। तो भारत की नदियाँ कौन सी कैसे बहती है, कहाँ से बहती है, उस पर क्या इंपॉर्टेंट बात जानने के लिए आपके लिए है, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये जो रिवर का जो टॉपिक होगा, भारत की रिवर जो हैं या भारत की नदियों का जो टॉपिक होंगे, वो कम से कम आपकी 2 से 3 क्लास में ख़त्म होने वाले हैं। आज की क्लास जो होगी आपकी जो है उसका बेसिक्स जानेंगे और आपकी पूरा गंगा का जो सिस्टम है, पूरा गैंगेटिक रिवर सिस्टम जो है हम पूरा जानने वाले हैं। उसकी सहायक नदियों को जानेंगे, उनकी विशेषताओं को जानेंगे, उसके जो है दाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ, उन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो आज का जो क्लास है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो, इसके बाद हम 2 से 3 क्लास और लेंगे, तब जाके आपकी रिवर्स पूरी हो जाएंगी। तो 2 से 3 क्लास में आपकी पूरी रिवर हम करवाने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो रिवर सिस्टम है। नदियाँ जो है, भारत की जो है नदियाँ हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और जानते हैं पहला टॉपिक कि भारत की नदियाँ। तो पहला टॉपिक हम आप शुरू कर रहे हैं नदियों का, भारत की नदियाँ। तो अगर आपने पहले के टॉपिक नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। भारत के नक्शे आप समझ जाएंगे, बार बार उसमें बनाए गए हैं, उसमें आप चीज़ें समझ पाएंगे कि कौन सी पठार कहाँ है, दक्षिण पठार या आपका उत्तर में कौन सा विशेषताएं हैं, आपका पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट कैसे कैसे है, कौन से आपके, और जैसे मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, वो सारी चीज़ें जान पाएंगे। तो उससे आप समझ पाएंगे कि नदी जो है वो कहाँ से निकल रही है, किस तरीके से बहेगी। आपको इस डायग्राम से भी बताया जाएगा। आज हम जो भी नदियाँ पढ़ने जा रहे हैं वो सारी डायग्राम से समझेंगे, अपने हाथ से बनाएंगे, उसको अपने हिसाब से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और मैं आपको बेसिक्स बता दूं कि नदियाँ एक तरह से जो बहती हैं वो किसी न किसी एक सोर्स से निकलती हैं और दूसरे किसी सोर्स पे जाके मिलती हैं। तो
उनका एक तो उद्गम बिंदु हो सकता है, किसी भी नदी का एक उद्गम बिंदु होता है और एक जो है उसका मिलन बिंदु होता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक कहीं ना कहीं मिलन बिंदु भी होता है और एक आपका ये होता है। तो भारत का जो अपवाह तंत्र है, भारत की नदियाँ हैं, उसको जानने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। उसमें समझिए कि ये क्या चीज़ है, कि ये जो है आपकी नदियों के प्रतिरूप होते हैं कुछ। जैसे नदियाँ किस तरीके से बहती हैं किसी भी देश में, या भारत में आपको नदियों के प्रारूप कैसे कैसे देखने को मिलेंगे, तो आपको इस तरीके से समझ में आएगा। नदियों के प्रारूप, इनको बस आपको समझना है, लिखना नहीं है, आपको बनाना नहीं है। तो आप बस इनको समझिएगा कि आपको भारत में जो हम नदियाँ पढ़ने वाले हैं उनमें इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा देखने को कि डेंड्रियाटिक, आपको कई बार पूछता है लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपको पूछे जाएँ। ये एक पेड़ की जैसी आकृति होगी, जैसे पेड़ की आपकी शाखाएँ निकली होती हैं उसी तरीके से एक मेन रिवर होती है, और उससे क्या है जो है काफ़ी जो नदियाँ वो सहायक नदियाँ होती हैं वो आके मिलती हैं, तो एक पेड़ के तरीके की आकृति बनाती हैं। इसी तरीके से ट्रेल्स एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें भी ऐसे ही आपको नदियाँ देखने को मिलेंगी। और उसके बाद रेडियल, इसमें क्या होता है कि एक पठार होगा या कोई भी एक चट्टान होगी या कोई पर्वत चोटी होगी जहाँ से नदियाँ ऐसे करके निकलती होंगी। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं नर्मदा निकलती है या सोन रिवर निकलती है, तो वो कैसा स्ट्रक्चर बनाती है, रेडियल बनाती है। इसको हिंदी में जैसे अरीय बोलते हैं, तो अरीय स्ट्रक्चर या अरीय प्रतिरूप बोलते हैं, तो रेडियल आप याद रख लीजिए। ऐसे ही सब डेंड्रियाटिक, ये भी एक तरह से पेड़ की आकृति के जैसा है। इसके बाद आयताकार यानी पैरेलल, तो पैरेलल में क्या है कि नदियाँ एक दूसरे के समानांतर देखने को मिलेंगी आपको, जैसे ये। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे कई बार नदियों के। और उसके बाद सब पैरेलल आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद एंगुलर देखने को मिलेंगी। तो इस रेक्टेंगुलर ये हो गया सॉरी, और ये पैरेलल समानांतर नदियाँ सॉरी, और ये आपकी आयताकार नदियाँ होगी। जैसे आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि आयताकार सी बना रही हैं ये नदियाँ, तो ऐसे स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं, हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि आज जो हम नदियाँ शुरू करने वाले हैं वो आपकी किस तरीके से हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक हेडिंग बनाता हूँ, वो आप भी बना सकते हैं। आपका है भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र। तो भारत का अपवाह तंत्र का क्या मतलब है? अपवाह तंत्र का मतलब है जो नदी जिस जिस रास्ते से जाके बहती है उसमें जो जो सहायक नदियाँ मिलती हैं वो सारा एरिया जो है वो आपका क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र कहलाता है। जैसे मान लो एक मुख्य नदी थी, उसमें सहायक नदियाँ आके मिल रही हैं, तो ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, ये पूरा एरिया कहलाएगा आपका अपवाह तंत्र। तो इस तरीके से अपवाह तंत्र को आप समझ पा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अपवाह तंत्र के बाद भारत में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो अब इसमें क्या है, भारत के अपवाह तंत्र में मैं दो चीज़ें बता दूं कि भारत में जो दो प्रकार की नदियां आपको देखने को मिलेंगी, दो प्रकार की नदियां आपको मिलती हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर देखने को मिलेंगी, उत्पत्ति के आधार पर नदियाँ हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर आपको दो तरीके की नदियाँ देखने को मिलती हैं। एक तो आपको मिलेंगी जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, जो हिमालयी नदियाँ होती हैं, तो हिमालयी नदियाँ होंगी जो इनका उद्गम हिमालय से होता है। जैसे आप सभी जानते हैं सिंधु नदी हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे वो गंगा नदी हो, उन सब नदियों को कौन सी नदियाँ बोलेंगे, हिमालयी नदियाँ बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरी नदियाँ कौन सी होंगी, तो आप सभी जान रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो दूसरी नदियाँ कौन सी होंगी, प्रायद्वीपीय नदियाँ होंगी। तो ये नदियाँ जो हैं दो तरीके की उत्पत्ति के आधार पर होती हैं। अगर इनके जो है जल मिलने के हिसाब से देखें, जैसे जल विसर्जन के आधार पर देखें, कहाँ पे ये जल छोड़ती हैं उसके आधार पर देखें, तो नदियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं। जल विसर्जन के आधार पर, जल विसर्जन के आधार पर नदियाँ कितने प्रकार की होंगी, तो ये भी एक तरह से दो ही होती हैं, लेकिन इसको हम तीन मानते हैं। एक तो आपकी जो बंगाल की खाड़ी में मिलेंगी, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली, तो एक तो ये होती है बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली। दूसरी आपको मिलेगी, मैं इधर बनाता हूँ, दूसरी आपको मिलेगी अरब सागर में मिलने वाली, अरब सागर में मिलने वाली।
तो ये दूसरे प्रकार की नदियाँ हैं जो अपना जल जो है अरब सागर में गिराती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, या आपकी पेरियार नदी हो गई। तो इस तरीके से हम और मांडवी भी जैसे गोवा में, तो उस सब के बारे में जानेंगे। इसके बाद एक और तरीके की नदियाँ होती हैं, आंतरिक अपवाह वाली नदी। ये आंतरिक अपवाह वाली नदियाँ होती हैं। अब ये कैसी होती हैं कि इनका अपवाह क्या है कि आपको जो है किसी भी समुद्र में जाके नहीं मिलती हैं। इनका अपवाह क्या है, किसी न किसी आंतरिक क्षेत्र में ही जाके वो सिमट जाती हैं, जाके ख़त्म हो जाती हैं। जैसे आपने एक पढ़ी होगी लूनी रिवर, जिसके बारे में हमने चर्चा की है अपनी वीडियो में। लूनी रिवर जो स्नैक हिल से निकलती है, वो भी एक तरह से कच्छ के रण में जाके आपकी जो है उसमें ही ख़त्म हो जाती है। तो एक ये नदी हो जाती है। एक और नदी है जिसको हम घग्गर नदी बोलते हैं, तो वो नदी भी आपकी जो है इन्हीं जो है एरिया में जाके ख़त्म हो जाती है। तो एक तरह से ये आंतरिक प्रवाह के या आंतरिक अपवाह के उदाहरण हो जाते हैं। तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो तब तक आप ये 3 प्रकार लिख सकते हैं और फिर हम जो है आगे चर्चा करते हैं। तो मैं आपको इसी में एक एग्जांपल में ख़त्म कर देता हूँ, आंतरिक अपवाह, क्योंकि इसका टॉपिक जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, इससे संबंधित ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं। तो 1-2 नदियाँ जिसके बारे में हमने बता ही दिया। एक स्ट्रक्चर मैं आपके लिए बना देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कोई भी एक आंतरिक अपवाह वाली नदी जो होती है वो किस तरीके से आंतरिक अपवाह वाली नदी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है, ये आपका क्या है, ये आपका कौन सा है, हिमालय है। ये आपका हिमालय है। अब यहाँ पे हिमालय के ऊपर आप सभी जानते हैं यहाँ पे कौन सी है, एक मानसरोवर झील है। यहाँ पे क्या है, मानसरोवर झील। तो ये मानसरोवर झील है। इससे आपको पता है कि एक तो सिंधु नदी निकलती है, एक सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, और इधर एक नदी आपकी जाती है, वो आपकी कौन सी नदी होती है, वो ब्रह्मपुत्र नदी होती है। ये आपकी ब्रह्मपुत्र है। अब क्या है कि इसी नदी के दक्षिण में यहाँ पे हिमालय में ही हिमाचल प्रदेश में एक हिल्स है जिसको हम कालका हिल्स बोलते हैं। इसको हम कालका हिल्स बोलते हैं या कालका पहाड़ियाँ बोलते हैं। इन पहाड़ियों से क्या होता है, एक नदी का उद्गम होता है, एक नदी निकलती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम घग्गर नदी नाम बोलते हैं। तो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी घग्गर नदी है। अब ये घग्गर नदी क्या होती है, ये अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती, इससे पहले ये अपने इसमें मरुस्थल में जाके ख़त्म हो जाती है। तो एक तरीके से राजस्थान का एरिया जो होता है, अब ये कहाँ से बहती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि एक तो ये आपका हिमाचल से निकलती है, फिर आपको जो है पंजाब, ये आपका पंजाब से, फिर आपके हरियाणा से, और फिर आपके राजस्थान से बहती है। आगे ये जाती है, जब इसमें वर्षा होती है, जब इसमें बाढ़ आती है, तो ये आपके पाकिस्तान की एक जगह है जहाँ पे पोर्ट अब्बास कहते हैं, इसको फोर्ट अब्बास कहते हैं। फोर्ट अब्बास में जाके मिलती है अगर इसमें बाढ़ आती है तब, और नहीं तो अक्सर क्या होता है कि ये नदी जो है वो इन्हीं जो है राजस्थान के क्षेत्र में ही ख़त्म हो जाती है। अगर ये इसमें बाढ़ या अधिक वर्षा हो रही है तब जाके ये आपके फोर्ट अब्बास तक पहुंचती है, वरना ये नदी जो है राजस्थान तक ही ख़त्म हो जाती है। तो एक तरह से ये आपकी कैसी है, आंतरिक अपवाह वाली नदी है। इस तरीके के एग्जाम्पल आपको देखने को भारत में मिलते हैं। अब हम अपना जो शुरू करने वाले हैं, जो गंगा या हिमालय की जो नदियां हैं वहाँ से, तो उसमें हम पहली जो नदी पढ़ेंगे उसको हम गंगा जो है नदी पढ़ेंगे। और ये गंगा नदी इसी तरीके से ऐसे निकल के आती है, तो उसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से। इसको मैं अभी हटा ही देता हूँ, अलग से बनाया जाएगा इसको, तो इसको हम अलग से बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपना जानते हैं गंगा के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको जानने वाली हैं। तो हमारी जो है पहली है गंगा रिवर या गंगा नदी।
तो इसके बारे में हम जान लेते हैं और इससे संबंधित सारी जानकारी आज की वीडियो में होने वाली है। तो इसको आप साथ में बनाते रहिए या आप बाद में भी रोक रोक के आप वीडियो में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ जो आपको जाननी चाहिए और फिर हम इसका मैप बनाएंगे जिससे चीज़ें और जानेंगे। तो पहली बात कि ये सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है भारत का, ये आपको पहली बात लिखनी है कि भारत का क्या है, भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। यानी भारत में जो नदियां बह रही हैं उन सब में नदी का जो बहाव का क्षेत्र है वो इसका है, गंगा का है। ये आपको सब जानना है। इसके बाद ये भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी है क्या है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन क्या है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लंबाई या लेंथ लिख लीजिए। तो टोटल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। लेकिन क्या है कि भारत में जो है वो अब पाकिस्तान उसके आपके बांग्लादेश में भी जाती है, तो बांग्लादेश में जाने की वजह से इसकी लंबाई जो है वो कम हो जाती है। मतलब भारत में अगर देखा जाए तो 2400 किलोमीटर के आसपास बहती है, लेकिन अगर इसकी टोटल लंबाई देखें तो 2525 किलोमीटर होती है। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, ये सबसे पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी इसको बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रख लीजिए, आप लिखना नहीं है, ये आप चाहें तो लिख लीजिए या इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सभी जानते हैं कि पवित्र नदी है। इसके बाद इसको एक और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको कब जो है नेशनल रिवर घोषित किया गया था, इसको नेशनल रिवर कब घोषित किया गया था, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि राष्ट्रीय नदी इसको कब घोषित किया गया, इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो ये आपकी कब किया गया, 2008 में। तो 2008 में आपके जो है इसको नेशनल रिवर घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इस रिवर में एक जो है आपकी एक मछली का एक प्रकार पाया जाता है, एक जीव का प्रकार पाया जाता है जिसको आप सभी जानते हैं गंगाई डॉल्फिन बोलते हैं। तो इस गंगाई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था, वो आपसे क्वेश्चन एक बार पूछ सकता है। तो गंगाई डॉल्फिन को क्या किया घोषित किया गया था, तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया कब किया गया था, तो आप सभी जान रहे हैं कि 2009 में इसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ये बातें आपको जाननी चाहिए इनके बारे में। अब आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि जो गंगा रिवर है वो किन किन एरिया या किन किन राज्यों से होकर बहती है और कहाँ पे जाके मिलती है, ये भी आपको पता होगा। कई लोगों को पता होगा और कई लोगों को नहीं पता होगा, तो उन सब के लिए मैं बता देता हूँ कि पहली बात तो ये यूके यानी उत्तराखंड से निकलती है, फिर आपकी उत्तराखंड से यूपी में जाती है। यूपी में आप सभी जानते हैं कि बिजनौर से होकर ये प्रवाहित होती है, एंट्री करती है यूपी में। तो उसके बारे में भी जब यूपी स्पेशल और बढ़ेंगे तो उसके बाद भी आप जान सकते हैं कि कौन सा ज़िला है यूपी का जिससे बहती है। फिर आपके बिहार से बहती हुई जाती है। आपको पता ही है कि पटना के पास में इसमें सोन रिवर मिलती है। आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि ये झारखंड और आपकी वेस्ट बंगाल से होते हुए आपके जो है बे ऑफ बंगाल या बांग्लादेश में जाती है, और हम लोग सीधा मानते हैं कि ये आप कहाँ जाएगी, बे ऑफ बंगाल में जाएगी। तो अब इस तरीके से हमने इसका फ्लो देखा कि अपने भारत के एंगल से देखें तो ये उत्तराखंड, ये आपके उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और फिर सीधे आपके वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये आपका ये फ्लो एरिया हो गया आपका इसका गंगा रिवर का। अब इसमें एक दो बातें और जान लीजिए कि इसी रिवर पे आपका सबसे पहला नेशनल वाटरवे बना हुआ है। यानी आपका जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग जो है, आपका राष्ट्रीय जलमार्ग, इसको पहला जलमार्ग भी बोला जाता है, यानी NW1 नेशनल वाटरवे फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका किस पे बना है, ये आपका
इसी पे गंगा रिवर पे बना हुआ है। अब गंगा नदी जो है वो उस पे कौन सी जगह पे यानी कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके प्रयागराज जो है, प्रयागराज से हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक ये बना हुआ है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर की लंबाई में ये बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें आपसे पूछी जाती रहेंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसी नेशनल वाटरवे से संबंधित एक संगठन बनाया हुआ है भारत में, जिसको हम बोलते हैं IWAI। इसका गठन जो है 1986 में किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका नोएडा में है, इसका नोएडा में है। अब ये IWAI क्या है, तो ये क्या है, ये आंतरिक वाटरवे से संबंधित एक आपकी संस्था है, भारत की संस्था है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये आपका जो एक संगठन है जो इस जो है गंगा रिवर से संबंधित है, और ये नेशनल वाटरवे से भी संबंधित है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसका जो गठन कब किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपके नोएडा में है। अब इससे संबंधित एक दो चीज़ें और जान लीजिए, गंगा रिवर से संबंधित कुछ चीज़ें और जाननी चाहिए जो आपके जो है एग्ज़ाम में पूछने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो एक इसी नदी पर एक डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया है। डॉल्फिन की संख्या कम होने की वजह से उनकी सुरक्षा के लिए डॉल्फिन अभयारण्य की शुरुआत की गई, डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया। और ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो बिहार का जो भागलपुर है, बिहार के भागलपुर में इसका जो है गठन किया गया है, इसको बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम क्या रखा गया है, जो यहाँ पे डॉल्फिन अभयारण्य है उसका क्या नाम रखा गया, ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इसका नाम क्या रखा गया है, विक्रमशिला गंगाई डॉल्फिन अभयारण्य। तो इस तरीके से इसका नाम जो है विक्रमशिला गंगाई डॉल्फिन अभयारण्य रखा गया है। ये बातें कुछ आपकी जानने वाली हैं। इसके पास कई शहर हैं, जैसे इसके पास जो कई शहर बसे हुए हैं वो आप सभी जानते हैं, उनके बारे में अलग से चर्चा होगी। लेकिन अगर कुछ एग्जाम्पल में चाहें तो आप लिख सकते हैं। एक तो आपको पता है प्रयागराज है, आपको पता है कानपुर है। तो इस तरीके से कुछ कुछ शहर हैं जो आपके इस नदी के पास में बसे हुए हैं। अब हम डायग्राम से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे कैसे इसका फ्लो होता है और कहाँ से इसका उद्गम होके और किस तरीके से ये फाइनली गंगा रिवर बनती है। तो पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं। मैं इसको हटा के या आगे बनाता हूँ, फिर मैं पूरी एक हटाऊँगा इसको। तो अब हम समझते हैं कि मैं आपको बता दूँ, पहले इधर हम दोनों एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, आप भी बना सकते हैं इसको। ये आपका जो है एक ग्लेशियर है जिसको सतोपंत ग्लेशियर बोलते हैं, इसको सतोपंत ग्लेशियर बोलते हैं। तो ये आपका एक सेकेंड, सतोपंत ग्लेशियर है। इससे क्या होता है कि दो नदियाँ निकलती हैं, एक छोटी छोटी नदियाँ हैं जो यहाँ से निकलती हैं और दोनों एक दूसरे से विष्णुप्रयाग में जाके मिल जाती हैं। तो यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं और यहाँ पे जाके जो आपका विष्णुप्रयाग है वहाँ पे जाके मिल जाती हैं। तो ये दो नदियाँ, और ये कौन सी जगह है, तो विष्णुप्रयाग है। तो विष्णुप्रयाग में जाके क्या है, ये दोनों नदियाँ मिल रही हैं। और दोनों नदियों के क्या नाम है, तो एक का तो नाम है, मैं आपको अलग पेन से लिखता हूँ। ये आपकी कौन सी होगी, तो इधर जो है वो है धौली गंगा, ये आपकी धौली गंगा है, और ये आपकी विष्णु गंगा है। तो ये विष्णु गंगा नदी है और ये आपकी धौली गंगा नदी है। तो नदी आप लिख लीजिएगा अपने तरफ से, ये आपकी होगी। अब ये दोनों नदियाँ, जैसे विष्णु गंगा है तो विष्णु से ही विष्णुप्रयाग बना, तो जहाँ पे मिल रही हैं वो एक तरीके से आपका विष्णुप्रयाग है। और मिलने के बाद क्या होता है, ये एक नदी निकलती है दोनों की धाराओं से, उसको क्या नाम दिया जाता है, तो उसको अलकनंदा नाम दिया जाता है।
ये आपको ध्यान रखना है। अलकनंदा जो है नाम तब पड़ता है इसका। वैसे तो कई लोग कहते हैं कि सीधे सतोपंथ से निकलती है, लेकिन क्या है कि ये दो धाराओं से मिलके बनती है। विष्णु प्रयाग से जब निकलती है तो इसको तब जाके अलकनंदा बोला जाता है। फिर आगे जाके इसमें एक नदी मिलती है, आगे जाके एक नदी मिलती है, और उसके बाद जो है यहाँ पे इस तरीके से एक नदी मिलती है, और ये आपकी जो जगह बनेगी वो आपकी कौन सी जगह होगी, तो वहाँ पे एक नंदाकिनी जो है नदी मिलती है। पहली बात आप ये लिख लीजिए, नंदाकिनी नदी या रिवर मिलती है। और फिर जब नंदाकिनी, तो इसी से आपका जो नाम बनता है वो नंद प्रयाग बनता है। तो नंद प्रयाग में जाके अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है, और फिर जो है आगे बढ़ती है, और आगे भी इसका नाम क्या बना रहता है, तो आगे भी इसका नाम जो है वो आपका अलकनंदा ही बना रहता है। तो अब ये आगे बढ़ रही है। अब आगे बढ़ते हुए फिर से एक नदी इसमें जाके मिलती है, और उसका क्या नाम बनेगा, तो वो उसका नाम बनता है आपकी पिंडार नदी। तो आगे जाके एक नदी मिली और इसमें पिंडर या पिंडार नदी मिलती है। तो पिंडर नदी मिलती है, ये आपकी पिंडर नदी मिली। और कहाँ पे मिलती है वो जगह पूछ सकते हैं, तो वो आपका कौन सा होगा, तो कर्णप्रयाग आपका जो है वो कर्णप्रयाग में पिंडर नदी इसमें अलकनंदा से मिलती है। आगे बात करते हैं, और अलकनंदा फिर से आगे बढ़ती है, अलकनंदा नाम से ही, और फिर से आगे बढ़ती है, और फिर आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा कि एक और नदी इसमें जाके मिलेगी। वो आपके कौन सी तरफ से आ रही होगी, वो दाएं तरफ से आती है। तो दाएं तरफ से एक नदी आ रही है इसमें, और वो नदी आगे इस तरीके से मिलती है। तो यहाँ पे एक नदी मिलेगी, और इस नदी का क्या नाम है, तो आपकी मंदाकिनी नदी नाम है। तो ये आपकी कौन सी नदी है, मंदाकिनी नदी है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें नदियाँ मिलती जा रही हैं, जगह के नाम पड़ते जा रहे हैं। अब ये जो जगह होगी वो आपकी कौन सी होगी, तो वो आपकी रुद्रप्रयाग होगी। तो रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है, अलकनंदा से मंदाकिनी मिल रही है। और फिर आगे बढ़ती है आपकी अलकनंदा। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो एक जो है फ्लो बनता है इस तरीके से। तो इस तरीके से जो आपकी नदी बह रही है। अब हम दूसरा फ्लो समझते हैं और फिर दोनों को मिलाएंगे, तब जाके आपकी पूरी एक गंगा नदी बनेगी। तो इधर से हम फिर से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपका जो है ये आपका एक ग्लेशियर है, जिसको हम कौन सा ग्लेशियर जानते हैं, आप सभी जान रहे हैं, इसको गंगोत्री ग्लेशियर बोलते हैं। इसको गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। अब ये गंगोत्री ग्लेशियर है, और यहाँ से जो है एक नदी निकलती है, जाह्नवी नदी निकलती है। यहाँ से कौन सी एक नदी निकलती है, तो जाह्नवी रिवर निकलती है। कहते हैं कि गंगोत्री से गंगा निकलती है, लेकिन कहा जाए तो उसमें एक जाह्नवी नदी निकलती है। और ये जाह्नवी नदी जो है वो आपके गौमुख से जाके मिलती है। यहाँ पे जो है गौमुख एक है, तो उसमें जाके मिलती है, और फिर वहाँ से जो है आपकी जो नदी निकलेगी उसका क्या नाम होगा, वो आपकी भागीरथी होगी। यहाँ से जो रिवर निकली गौमुख से, उसको हम भागीरथी नाम देते हैं। तो ये आपकी कौन सी रिवर है, भागीरथी। ये आपको ध्यान रखना है। तो भागीरथी रिवर निकली, और भागीरथी रिवर आगे बढ़ती है, इस तरीके से आगे बढ़ती है, और यहाँ पे एक नदी इसमें जाके मिलती है। यहाँ पे एक नदी मिलती है, इसमें एक नदी मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, भिलंगना नदी बोलते हैं। इसमें एक भिलंगना नदी जो है आपको बाएं तरफ से देखने को मिलेगी मिलते हुए। तो वो कहाँ पे मिल रही है, वो जगह कौन सी है, तो वो जगह की हम बात कर लें, तो जो एक नदी मिल रही है वो नदी, वो जगह कौन सी होगी, तो इसको गोविंद प्रयाग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको गोविंद प्रयाग जो बोलते हैं। एक जगह है जहाँ पे ये दोनों नदियाँ, भिलंगना नदी और भागीरथी मिल जाती हैं। और इसी गोविंद प्रयाग के पास में जो है आपको एक बांध देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसको टिहरी बांध बोलते हैं, जिसको टिहरी बांध कहा जाता है। अब टिहरी बांध जो है आपकी जो है भागीरथी नदी पे बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे बढ़ती हुई ये नदी जाती है और आगे मिल जाती है सीधे आपकी किसमें,
आपकी इसी में मिल जाती है, आपकी अलकनंदा में, और अलकनंदा में मिल जाती है। अब दोनों जो नदियां हैं, दोनों नदियां हैं वो कहाँ पे मिल रही हैं, वो जगह आपसे पूछ सकता है। तो ये जो जगह है ये आपसे पूछी जा सकती है कि दोनों नदियां मिल कहाँ रही हैं। तो ये ही आपकी कौन सी जगह है, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी देवप्रयाग है। तो देवप्रयाग में दोनों नदियाँ, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, एक अलकनंदा और एक भागीरथी, वो दोनों नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं। और फिर जब इससे आगे बढ़ती है, तो इससे आगे जब बढ़ती है तब जाके आपकी कौन सी रिवर बनती है, वो आपकी गंगा रिवर बनती है। यही आपकी कौन सी रिवर है, तो गंगा नदी बनती है। तो ये आपकी गंगा नदी बनती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और गंगा नदी का पूरा स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। अब मैं एक बता दूं कि ये जो आपका है देवप्रयाग, इसको एक नाम से जाना जाता है, जो आपके आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है एक दो बार, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसको क्या बोल सकते हैं। तो इसको सास बहू का संगम भी कहते हैं, सास बहू का संगम भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बस इतना नाम लिख लीजिए कि इसमें बस जब अलकनंदा और भागीरथी मिल रही हैं तो देवप्रयाग को सास बहू का संगम भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों जो नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और गंगा नदी के पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे, पूरे स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं अपना अगला स्ट्रक्चर, गंगा का पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको मिल रही है और यहाँ से मिल रही हैं। ये जो आपकी नदी हैं, ये आपकी अलकनंदा, अलकनंदा, और ये जो नदी मिल रही है वो है आपकी भागीरथी। तो दोनों नदियाँ आपकी मिली और आगे बढ़ते हुए इसमें जो आपकी वो रिवर का फ्लो देखा जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं आपका रिवर का फ्लो, ये आपकी पूरी गंगा नदी हो जाती है। अब इस पे क्या क्या बातें जानने वाली हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं, पहली बात, ये तो आपका कौन सा जगह थी आपकी, मैंने बताया इसको देवप्रयाग बोलते हैं, ये आपका देवप्रयाग था। इससे आगे जब बढ़ती है गंगा रिवर और इससे आगे एक और जगह इस पे देखने को मिलेगी, उसका क्या नाम होगा, ऋषिकेश। तो ये भी क्या है आपका, ऋषिकेश भी किस पे है, तो इस पे ही है, गंगा रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं और आपको सभी को पता है कि जो है इस पे एक और शहर है जो आपका उत्तराखंड का, उस पे कौन सा है, इसको भी हरिद्वार कहा जाता है। तो ये आपका कौन सा है, हरिद्वार है। हरिद्वार भी इसी नदी पे है। और फिर इसी हरिद्वार से क्या होता है, यही नदी क्या करती है कि जो आपके मैदानों में प्रवेश कर जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि हरिद्वार में क्या है, मैदानों में प्रवेश, मैदानों में प्रवेश। ये अब इतना आप लिख लीजिए कि मैदानों में प्रवेश कब कहाँ पे करती है, तो आपकी गंगा रिवर जो है वो आपकी गंगा रिवर वो आपकी मैदानों में प्रवेश करती है हरिद्वार में। मैं आपको यहाँ पे गंगा नाम लिख देता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे कि ये आपकी नदी कौन सी है, वो आपकी गंगा रिवर है। तो ये गंगा रिवर जो है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है और प्रयागराज या हरिद्वार में क्या है, मैदानों में प्रवेश करती है। इसी में आप सभी जानते हैं, किसी में दक्षिण से आके इसमें एक नदी मिलती है जिसको हम सभी जानते हैं, ये यमुना नदी है। ये आपकी इसकी गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। आप सभी जान रहे हैं कि यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सभी जानते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं और ये कहाँ पे मिलती है, आप सभी जानते हैं कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, तो ये आपकी कौन सी है, प्रयागराज। तो ये प्रयागराज है। जो आपका इलाहाबाद हुआ करता था वो आपका प्रयागराज जो है वो आपका जो है यहाँ पे गंगा और यमुना, और एक आपको पता है कि जो विलुप्त है उसको भी हम मानते हैं, तो 3 नदियों का संगम मानते हैं जिसको सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और इसी में एक नदी आगे मिलती है दक्षिण से, जिसमें आप सभी इसको भी नाम सुना होगा आपने, इसको हम कौन सी रिवर बोलते हैं, इसको सोन नदी बोलते हैं। और ये आपके कौन से, आपके पटना के निकट क्या है, आपके पटना के निकट जो है आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। तो कौन सी जगह है ये, पटना के निकट में मिल जाती है।
इसको हम अभी ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं, फिर और अंदर जाएंगे। तो मैं आपको पहले ही गंगा का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसमें कौन सी जगह पे कौन सी मुख्य नदियाँ मिल रही हैं या निकल रही हैं। तो अब जैसे एक और इम्पोर्टेंट इसमें आपकी बात जानने वाली है, जब गंगा और आगे बढ़ती है तो फिर इसमें एक फरक्का जो है बैराज आता है। इसमें एक फरक्का बांध है, एक सेकेंड, इसमें जो है फरक्का बांध है, फरक्का बांध है। और ये फरक्का बांध कहाँ पे आपका, तो वेस्ट बंगाल में है, आपका पश्चिम बंगाल में है फरक्का बांध। ये आपको ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल में है आपका फरक्का बांध। अब यहाँ फरक्का बांध से क्या होता है कि इसमें से एक नदी निकल जाती है, तो उसको जो नदियाँ बड़ी नदी से यानी जो मुख्य नदी से कोई एक नदी अगर निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूटरी नाम दिया जाता है, उप सहायक नाम दिया जाता है। तो एक आपकी उप सहायक नदी या डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है हुगली नदी। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मुख्य नदी से कोई नदी निकल रही है तो ये क्या है, इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। तो इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोल जाता है। और ट्रिब्यूटरी कौन सी होती हैं, ट्रिब्यूटरी हो गई जैसे यमुना हो गई, सोन हो गई, जो नदियाँ मुख्य नदी में जाके मिल रही हैं उनको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और जो नदी जो मुख्य नदी से निकलती है और अलग हो जाती है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ये दो डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। अगर जिसके आगे डिस लग गया वो बड़ी से निकल के अलग हो रही है, और जिसके जो ट्रिब्यूटरी हैं वो क्या कर रही हैं, जो मुख्य नदी में जाके मिलती हैं। तो इतना सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर पूछता है कि बताओ सहायक नदी क्या होती है और उप सहायक नदी क्या होती है या डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, तो आप आराम से जो है डिफरेंस बता सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरी वो है जो मुख्य नदी से अलग हो रही है, उसी की एक शाखा होती है। और ट्रिब्यूटरी वो है जो दूसरी कोई अन्य नदी है जो मुख्य नदी में जाके मिल रही है और जिसका बहाव क्षेत्र जो है मुख्य नदी से ऊपर होता है, जिसका बेस जो होता है, आधार तल होता है, वो मुख्य नदी से ऊपर होता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो सहायक नदी यानी कि जो ट्रिब्यूटरी होती हैं वो मुख्य नदी में जाके गिरने लगती हैं। तो वो इस तरीके से आपको समझाना है कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन करता है तब। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि इसमें इस तरफ से एक और नदी आके मिलती है। आप सभी जान रहे हैं इसमें कि एक ब्रह्मपुत्र नदी आके इस तरीके से इसमें मिल जाती है। तो ये आपकी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। तो ये एक ब्रह्मपुत्र है। इन सब के बारे में बारी बारी जानेंगे। और फिर ये जो है ब्रह्मपुत्र है और दोनों मिल जाती हैं। तो ये कहाँ पे मिल रही हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका बांग्लादेश है वहाँ पे जाके ये दोनों मिलती हैं। और फिर इसका नाम जो है पद्मा पड़ जाता है, पद्मा पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं और इसमें एक और रिवर मिलती है। तो इसमें एक रिवर मिलती है जिसको हम जो है मणिपुर से आती है, इसको बराक नदी बोलते हैं। लेकिन इसको बांग्लादेश में सूरमा नदी है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी समझिएगा। और फिर आगे इसका नाम जो है मेघना हो जाता है। और मेघना के बाद जो है ये नदी जो है आपकी वो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो अब इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर एक तरह से गंगा का होता है। तो अब हम पहले बांग्लादेश वाला स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर बारी बारी हम पूरी गंगा की सहायक नदियों को जानेंगे। अब देख लेते हैं। तो मैं आपको बांग्लादेश का मैप बनाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से वो है। पहले पद्मा कहलाती है और फिर जो आपकी नदी वो आपकी मेघना कहलाती है, या जो है किस तरीके से बराक नदी उसमें जाके मिल रही है। तो आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं मेरे साथ। ये आपका बांग्लादेश का स्ट्रक्चर हो जाता है, ये आपका बांग्लादेश का स्ट्रक्चर बना रहे हम। और ये आपका मिजोरम इस तरीके से भारत का है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया बांग्लादेश। अब इसमें हम लेके आ रहे हैं अपनी नदी, जो आपकी नदी है गंगा रिवर। ये आपकी गंगा रिवर आई और यहीं पे आपका कौन सा है, यहीं पे फरक्का बैराज बना हुआ है। सॉरी यहाँ नहीं, ये आपका तो हो गया, ये आपका हो गया बांग्लादेश। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर इधर जो आपका वेस्ट बंगाल है, एक सेकेंड,
ये आपका जो है वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे जो है फरक्का बैराज है, ये आपको याद रखना है। यहीं से आपकी कौन सी रिवर निकल रही है, एक आपकी हुगली निकल रही है, और वो भी कहाँ पे जाके मिल जाती है, वो भी आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो दोनों मिलती वहीं है, लेकिन आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी जो है आपकी हुगली है, वो इधर जो है कि पश्चिम बंगाल होके बहती है, और इधर जो है इसी के पास में आपका कलकत्ता जो है इसी नदी के किनारे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है अब, कि इसमें देखिए अब ये गंगा रिवर आगे बढ़ रही है और बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है, और इसी में जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी एक आके मिलती है। तो अब ब्रह्मपुत्र आपकी इधर से मिल रही है इस तरीके से, धुबरी से होके आती है, उसके बारे में चर्चा होगी। तो धुबरी से आके मिलती है और यहाँ पे मिल जाती है। अब मिलने के बाद जो है इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। और आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है, ये यहाँ पे तो हुई ब्रह्मपुत्र, ये तो आपकी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन जब बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है, जमुना नदी हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता जा रहा है ये गंगा का, और फिर आपका ये पद्मा नाम हुआ। और इसी में क्या हो रहा है कि इधर से जो मणिपुर है, मणिपुर से एक नदी बहती है, मणिपुर से एक नदी बहती है, और इस तरीके से इस नदी का नाम है बराक नदी। इस नदी का क्या नाम है, बराक नदी। तो बराक नदी बहती हुई जाती है, और इसको बांग्लादेश में क्या नाम बोलते हैं, तो इसको सूरमा नदी कहा जाता है, इसको सूरमा नदी कहा जाता है। ठीक है, इसको सूरमा नदी कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, सूरमा नदी कहते हैं। तो ये सूरमा नदी मिल जाती है इसमें, और यहाँ पे मिलने के बाद जब इसका नाम पड़ता है और ये आगे बढ़ती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये फिर जाके आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके बनती है, और यही आपका क्या बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा भी बनाती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो पूरा एरिया है वही आपका क्या है, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। सुंदरबन का क्या है, डेल्टा बनता है। तो इस तरीके से पूरा एक जो बांग्लादेश में स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये बराक नदी आपकी कहाँ से निकल रही है, तो आपको ध्यान रखना है मणिपुर से निकल रही है। तो आपकी कहाँ से निकल रही है, मणिपुर से निकल रही है। और इसको सूरमा कहाँ पे बोला जाता है, तो आपकी बांग्लादेश में कहा जाता है, जो ये भी आपको लिख लेना चाहिए। तो बांग्लादेश में इसको सूरमा कहा जाता है, बांग्लादेश में सूरमा नदी कहा जाता है बराक नदी को। अब इस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं। अब ये हो गया बांग्लादेश का स्ट्रक्चर। अब हम गंगा नदी का जो यूपी, बिहार, उत्तराखंड हमने जो पढ़ा, उन सब के बारे में जानते हैं कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो अगली हेडिंग हमारी हो रही है कि गंगा की सहायक नदियाँ। एक सेकेंड, और ये आपका हेडिंग डाल लीजिए आप कि गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ, ये आप डाल लीजिए हेडिंग। तो गंगा की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। और गंगा की सहायक नदियाँ हम दो तरीके से देखेंगे, एक दाएं तरफ से मिलने वाली, एक बाएं तरफ से मिलने वाली, दोनों तरीके की हम नदियाँ देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि आपकी जो है बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, और फिर देखेंगे कि दाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। उन दोनों को अलग अलग स्ट्रक्चर से समझने वाले हैं। तो आप बनाइए पहले नदी मेरे साथ और देखते हैं क्या है इसमें। तो ये तो आपकी गंगा नदी का जो है स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ पहले। ये आपकी गंगा नदी इस तरीके से बह रही है, और इसमें जो है सहायक नदियाँ मिलती हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो अब इसमें जैसे आप बह आगे, जब ये गंगा नदी बहती है, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, गंगा नदी। अब ये आगे बढ़ रही है और इसमें एक नदी आके मिलती है सबसे पहले यहाँ पे। इस नदी का नाम है रामगंगा। इस नदी का क्या नाम है, रामगंगा। तो इस नदी का क्या नाम है, रामगंगा। इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। अभी आप पहले स्ट्रक्चर बनाइए, और यहाँ पे ही एक आपका जो शहर है कन्नौज, इसी के पास, वो भी आपको लिख लेना चाहिए। कन्नौज के पास में ये नदी है गंगा रिवर, वो आपकी नदी मिलती है, पहली नदी है जो गंगा में आपकी मिलती है। आगे बात करते हैं। और एक और नदी जो है आपकी, वो इस तरीके से यहाँ पे मिलती है, और ये आप सभी जानते हैं, ये लखनऊ शहर है। यहाँ पे लखनऊ शहर है, और ये आपकी कौन सी नदी है, तो आपकी गोमती नदी है।
ये आपकी नदी कौन सी है, गोमती नदी है। और ये कहाँ से निकलती है, तो आप सभी जानते हैं ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी कहाँ से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है, फुलहर झील यूपी में। इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम अगली नदी देखते हैं, इसकी सहायक नदी, अगली सहायक देखते हैं। तो वो कौन सी नदी होगी, तो वो आपकी नदी होती है, वैसे तो इसको सरयू नदी बोलते हैं, इसको काली नदी भी बोलते हैं, इसको घाघरा नदी भी बोलते हैं, लेकिन इस तक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि ये इस तरीके से बनती है। इसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे, लेकिन आप इस तरीके से बनाइए। तो ये देखिए इस तरीके से 3 फ्लो में बनती है। पहले 2 नदियाँ जो हैं आपकी, इधर आपको इसको काली नदी बोलते हैं, इसको आपकी घाघरा नदी बोलते हैं, और ये जब दोनों मिल जाती हैं तो आपकी कौन सी नदी हो जाती है, सरयू नदी हो जाती है। और इसी के पास आपका कौन सा शहर बसा है, तो आपका सभी जानते हैं सरयू के पास कौन सा है, अयोध्या नगर है। तो अयोध्या किसके पास है, तो सरयू के पास है, ये सभी आप जानते हैं। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और इसी काली नदी को शारदा नदी भी बोलते हैं। आगे हम इसको बारे में जानेंगे कि काली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी, आगे की ट्रिब्यूटरी देखते हैं। और फिर कहाँ पे कौन सी ट्रिब्यूटरी मिलती है, तो इसमें एक और ट्रिब्यूटरी मिलती है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, इसको बूढ़ी गंडक कहा जाता है। इसको बूढ़ी गंडक कहा जाता है। और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि बूढ़ी गंडक क्यों फेमस है। इसके पास आप सभी जानते हैं कि गोखुर झील, सबसे बड़ी कांवर झील जो है आपकी बिहार की, वो इसी नदी के पास बनी हुई है। इसके बाद बात करेंगे गंडक नदी के बारे में। यहाँ पे एक गंडक है और एक बूढ़ी गंडक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बूढ़ी गंडक, फिर आगे बढ़ते हैं और इसमें एक और नदी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं आप, जो है इसमें एक और नदी मिलती है, इसको बोलते हैं कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, यह सभी जानते होंगे। तो आप कोसी नदी बना सकते हैं। अब इसकी जो है आगे बढ़ते हुए देखते हैं, और इसकी आखिरी सहायक नदी कौन सी है, आपको सभी को पता है, महानंदा है इसकी आखिरी सहायक। और वो इस तरीके से स्ट्रक्चर में आपकी बैठ जाती है फिट, कि इधर होगी आपकी ये कौन सी नदी है, तो आपकी है महानंदा। और महानंदा आपको कहाँ से निकलती है, अगर ऐसा क्वेश्चन करता है महानंदा नदी, तो आपकी कहाँ से निकलती है, तो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं यहाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो दार्जिलिंग पहाड़ियाँ हैं, दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। तो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है महानंदा, और महानंदा आगे बढ़ती है। इसकी एक सहायक नदी है मेची नदी, वो भी बना लीजिए, वो ज़रूरी है आपके लिए, कई बार क्वेश्चन कर सकता है। तो यहाँ पे एक सहायक नदी है इसकी महानंदा की, इसका नाम है मेची रिवर, मेची नदी। तो मेची नदी और एक आपकी जो है महानंदा की सहायक नदी हो जाती है। इस तरीके से स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है। अब कोसी रिवर में पहले बाढ़ आती थी, इसीलिए इसको क्या बोलते थे, बंगाल का शोक बोलते थे, बिहार का शोक बोला जाता था। लेकिन क्या हुआ कि अब इस बाढ़ की वजह से बिहार का शोक बोला जाता था, इसमें बहुत तेज़ी से बाढ़ आती थी। तो इस बाढ़ को ख़त्म करने के लिए इस मेची रिवर में क्या हुआ, पानी छोड़ा गया, यानी इस पे एक क्या है आपका प्रोजेक्ट चालू किया गया, और दोनों नदियों को लिंक कर दिया गया। और इस लिंक का क्या नाम है, इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, तो कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट है। कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट या परियोजना, जो आप लिखना चाहें, तो प्रोजेक्ट या परियोजना नाम से इसको शुरू किया गया। और इससे क्या हुआ कि बाढ़ को नियंत्रित किया गया। अब बाढ़ पर नियंत्रण के लिए इसको शुरू किया गया। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए शुरू किया, के लिए शुरुआत, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए शुरुआत की गई कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट की, कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट की आपकी शुरुआत की गई। ये आपका इस तरीके से हो जाता है। अब हम एक एक करके नदी समझते हैं, सारी सहायक नदियों के बारे में क्या क्या डिटेल जान सकते हैं आप, उन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं अपनी पहली जो सहायक नदी है रामगंगा के बारे में। पहली अपनी सहायक नदी रामगंगा के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको इसमें जाननी है या ध्यान रखनी है। तो पहली बात इसमें आप ध्यान रखिए, इसका उद्गम कहाँ से होता है।
यानी कहाँ से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसमें एक ये जो निकलती है आपके उत्तराखंड में एक जगह है दूनागिरी। दूनागिरी से निकलती है, दूनागिरी की पहाड़ियों से निकलती है। और ये कहाँ पे आपके उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में और लिखना है तो आपका गढ़वाल ज़िला है, वहाँ से निकलती है। तो दूनागिरी पहाड़ियों से निकलती है ये आपकी रामगंगा। आगे इसमें क्या जानने वाली है, तो इसके संगम पर जहाँ ये मिलती है तो उसके बारे में तो मैंने बता दिया कि कन्नौज इसके जो है संगम पर स्थित है। गंगा से जब मिलती है तो इसके क्या है, संगम पर कौन है, तो कन्नौज जो है, कन्नौज स्थित है संगम पर स्थित है। और कन्नौज किसका जो है जगह है, वो ज़िला है तो आपका यूपी का ज़िला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कन्नौज स्थित है। अब और क्या जानने वाली बात है कि सबसे पहली बात तो यही है कि इसमें जो है ये गंगा की पहली सहायक है, गंगा की प्रथम सहायक है। ये ध्यान रखना है कि गंगा की क्या है, गंगा की प्रथम सहायक नदी है। अब आगे बात करें तो इसमें और क्या जानने वाली बात है, तो आपके करंट अफेयर के हिसाब से या आपके लिए और जानने वाली बात है कि जो पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या आपका राष्ट्रीय पार्क जिसको बोल सकते हैं, तो नेशनल पार्क जो था उससे ये प्रवाहित होती थी, उससे जाती थी। अब वर्तमान में क्या किया गया, वर्तमान में क्या किया गया कि उसका नाम बदल दिया गया है। और उसका नाम बदल के क्या रखा गया है, तो रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है इसी जिम कॉर्बेट का। तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका, अब इसके बारे में, इसका अभी वर्तमान नाम क्या है, इसका वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान नाम लिख लीजिए, फिर इसकी हिस्ट्री समझेंगे। इसका वर्तमान नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका वर्तमान नाम क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। अब इसको सबसे पहले क्या नाम देते थे, जिम कॉर्बेट को सबसे पहले जब बनाया गया था तो इसको क्या बोला जाता था, इसको हेली नेशनल पार्क बोला जाता था, इसको हेली नेशनल पार्क नाम दिया गया था, इसको हेली नेशनल पार्क नाम दिया गया। और 1936 में इसको पहली बार सूचित किया गया था। तो पहला हमारा नेशनल पार्क यही होता है जो आपका जिम कॉर्बेट है, जिसको पहले है जो हेली जो है नेशनल पार्क कहा जाता था। फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ कि यही पहला एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें हमने क्या शुरुआत की थी, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो अपनी बाघ जो परियोजना थी, बाघ परियोजना, तो बाघ परियोजना की शुरुआत भी कहाँ से हुई, तो आपके जिम कॉर्बेट से हुई थी, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया है, तो रामगंगा नेशनल पार्क है। तो यहीं से क्या हुआ कि आपकी बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। कब हुई थी, तो आप सभी जानते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा गया, 1 अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत की गई। 1 अप्रैल 1973 से इसकी शुरुआत की गई। और आपको सभी को पता है कि वर्तमान में भी जो डेटा आया है, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो बाघ की गणना को लेके एक वीडियो बना हुआ है, उसको देखिए। और उसमें हमने बताया है कि सर्वाधिक घनत्व के हिसाब से भी देखें तो भी आपके जो नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा जो आपके बाघ पाए जाते हैं वो आपके जिम कॉर्बेट में ही पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक बाघ घनत्व आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो इसी नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक बाघ घनत्व यहीं देखने को मिलेगा, आपको यहीं देखा जाता है। ठीक है, तो ये बातें कुछ कुछ हो गई। अब इससे संबंधित क्या है कि टाइगर प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया तो एक इंसान थे जिनके बारे में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक आपको क्वेश्चन पूछा गया कि टाइगर मैन किसको बोला जाता है। तो टाइगर मैन किसको बोला जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है। टाइगर मैन किसको बोला जाता है, तो एक राजस्थान के कैलाश सांखला हैं, कैलाश सांखला कहाँ के हैं, तो राजस्थान के हैं। और इनको क्या बोला जाता है, तो टाइगर मैन बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कैलाश सांखला। इस तरीके से कुछ चीज़ें जानकारी हैं जो रामगंगा नदी से संबंधित थी, वो सारी अपने जान ली हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं अगली नदी पे, जो आपकी है गोमती नदी। आगे उसके बाद
तो गोमती नदी से संबंधित क्या बात है आपको जाननी चाहिए। तो गोमती नदी अब डाल लीजिए, हेडिंग आपकी गोमती नदी हो जाती है। अब गोमती नदी से क्या क्या संबंधित बातें हैं वो हमने अभी कुछ बातें चर्चा में ले ली हैं और कुछ बातें हम आगे बढ़ते हैं कि एकमात्र नदी एक ऐसी है जो गंगा कहाँ से उद्गम होता है, इसका मैदानों से होता है। तो पहली चर्चा में यही हमारा जो पॉइंट होता है कि ये क्या है, एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी जिसका क्या है हो रहा है, जिसका उद्गम क्या हो रहा है, जिसका उद्गम क्या हो रहा है, जिसका उद्गम मैदानों से होता है, मैदानों से। और मैदानों से कहाँ से, तो आपको सभी को पता है कि फुलहर झील से होता है, जिसके बारे में हमने स्ट्रक्चर में बनाया, फुलहर झील से होता है, फुलहर झील से उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इस नदी के पास कुछ कुछ शहर भी हैं, तो कई सारे शहर हैं, सुल्तानपुर है और या जौनपुर है, लखनऊ है, तो उसमें से कुछ आप लिख लीजिए। जैसे मैं आपको लिखाता हूँ, लखनऊ, जौनपुर। तो इसके हिसाब से देखा जा सकता है कि इसके किनारे कौन से शहर हैं। एक सुल्तानपुर भी आप लिख सकते हैं। और जौनपुर को आप सभी जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, पूर्व का सिराज बोलते हैं। हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, हमने क्लास बनाई हुई है, उसमें भी आपको बताया हुआ है कि पूर्व का सिराज किसको बोलते हैं, तो जौनपुर को कहा जाता है। और ये नदी किस क्षेत्र में, अगर आपको ऐसे पूछती है कि किन किन मैदानों से बहती है या कौन से मैदान में ये जो है बहती है या उस मैदान की मुख्य नदी है, तो आपको लिखना है कि ये अवध मैदान की मुख्य नदी है, अवध मैदान की मुख्य नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। अवध मैदान कौन सा एरिया, जिस एरिया में लखनऊ का क्षेत्र फैला हुआ है, एक तरह से वो अवध प्रांत हुआ करता था, तो वो अवध मैदान इसको कहा जाता है। तो वहाँ पे बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है, तो वो आपकी यही गोमती नदी है। तो इसके बारे में ये चर्चाएँ हो जाती हैं। घाघरा नदी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अभी हम बात करेंगे कि आपकी पूरी इसके बारे में जो सरयू नदी है उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, जानते हैं क्या है पूरी बात। तो मैं आपके लिए मैप बना रहा हूँ, आप इस तरीके से बना सकते हैं कि ये आपका जैसे मान लेते हैं उत्तराखंड है और ये आपका इधर जो है नेपाल जा रहा है, तो ये फिर इधर सिक्किम हो जाता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन हम ऐसे मान लेते हैं। फिर अब क्या हो रहा है कि इसी के जो दोनों की बाउंड्री से होते हुए एक नदी बहती है, दोनों की बाउंड्री से होते हुए एक नदी बहती है और इसी नदी का क्या नाम है, काली नदी। तो इसका क्या नाम है, काली नदी। और इसी को क्या नाम बोल रहे थे कि शारदा नदी भी इसको कहा जाता है। तो इसको क्या नाम भी बोल सकते हैं, तो इसको शारदा नदी भी कहा जा सकता है, तो इसको शारदा भी बोलते हैं। अब क्या हो रहा है, ये तो उत्तराखंड से भी एक तरह से उद्गम हो रहा है इसका, ठीक है। अब एक दूसरी नदी है जो आपकी घाघरा नदी है, और वो उसका उद्गम जो होता है वो आपके नेपाल से होता है। ये आपकी कौन सी है, तो आपकी है घाघरा, ये आपकी नदी है घाघरा नदी, और इसका उद्गम आप सभी जान रहे हैं ये कौन सा है, नेपाल, तो यहाँ से होता है। अब ये दोनों जाके मिल जाती हैं, लेकिन आगे जाके मिलती हैं, इस पे इसका क्या नाम हो जाता है फिर आपका सरयू, एक सेकेंड, सरयू नदी हो जाता है। तो ये आपकी सरयू नदी हो जाती है, और ये एक तरह से बॉर्डर बनाती है किसका, तो एक तरीके से जब ये आगे बहती है, ऐसे बनाता हूँ मैं, तो इस तरीके से जब बहती है तो ये यूपी और बिहार का जो है बॉर्डर बनाती है। तो यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, और फिर जाके वो गंगा में जाके मिल जाती है। इसी के पास मैंने आपको बताया कि सरयू के पास में क्या है, तो इसी के पास आपका क्या बसाया हुआ है, या एक नगर है अयोध्या, जिसके बारे में आप चर्चा में आप सुनते ही होंगे राम मंदिर को लेके। तो इस तरीके से अयोध्या बसा हुआ है इसके पास। अब इसके बारे में क्या जानने वाली बात है, तो पहली बात इसके बारे में जान लीजिए घाघरा नदी के बारे में, कि घाघरा नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी पानी ले जाने वाली सहायक नदी है। तो सबसे बड़ी मात्रा में पानी ले जाने वाली नदी कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी है, घाघरा नदी है। इस तरीके से इसको जो है आप मान सकते हैं कि पूछी जा सकती है, उतना ज़रूरी भी नहीं है। इसके अलावा
इस घाघरा नदी को अगर नेपाल में नाम देखें तो नेपाल में इसको क्या नाम बोला जाता है, तो नेपाल में इसको दूसरी नाम बोला जाता है, इसको करडाली नदी बोलते हैं। तो इसका क्या नाम है, करडाली नदी, या इसको क्या एक और नाम दे देते हैं जिसको कोरियाली नदी भी कहा जाता है, कोरियाली नदी। तो ये दो नाम जो हैं इसके एक तरह से पड़ जाते हैं नेपाल में। हम लोग घाघरा बोलते हैं और ये जो नेपाली लोग हैं उसको करडाली नदी या कोरियाली नदी बोलते हैं। तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे चर्चा करते हैं इसी में, और हमारी जो अगली सहायक नदी हो जाती है वो हम कोसी नदी को पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपकी गंडक है और या बूढ़ी गंडक है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, जिसमें इसमें एक आपका यहाँ पे बांध बना हुआ है वो आपका जानना ज़रूरी है। काली नदी जो है उस पर एक बांध है जो आपके क्वेश्चन में कई बार पूछते रहा है, तो वो आपको जानना चाहिए। और वो कौन सा बांध है, तो वो आपका पंचेश्वर बांध है। तो पंचेश्वर एक परियोजना चलाई गई जिसके तहत इसको बनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं और जानते हैं आगे अपनी कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी के बारे में क्या जानने की बातें हैं, तो कोसी नदी के बारे में जान लेते हैं। और कोसी नदी के बारे में क्या क्या बातें आपकी हैं, तो पहली बात तो इसमें यही होता है कि कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है ये आपको जानना चाहिए। तो कहाँ से उद्गम होगा, तो मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ से निकलती है, गोसाई थान से निकलती है। तो गोसाई नाथ से निकलती है, गोसाई नाथ ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। और ये है कहाँ पे, तो ये आपका नेपाल में है। ये आपको ध्यान रखना है कि गोसाई नाथ ग्लेशियर है कहाँ, तो आपका कहाँ पे, नेपाल में है। आगे अब नेपाल से तो निकल रही है, इसको नेपाल में कुछ नाम भी बोला जाता होगा, तो क्या नाम देते हैं, तो इसको नेपाल में क्या बोलते हैं, तो नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, तो नेपाल में इसको सप्तकोशी बोला जाता है। तो ये आपका है, सप्तकोशी नदी भी कहा जाता है इसको नेपाल में। तो एक सप्तकोशी नदी कहा जाता है इसको, नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है। अब इसकी कुछ कुछ ट्रिब्यूटरी हैं वो आप लिख लीजिए, यानी सहायक नदियाँ होती हैं या इसकी धाराएं कुछ कुछ बहती हैं, वो आपको मैं बना के बताता हूँ, लिख के बताता हूँ कि इसकी जो है मुख्य धाराएं एक दो हैं जो आपसे कई बार पूछी जा सकती हैं, तो वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मुख्य धाराएं क्या हो सकती हैं, तो एक अरुण कोसी हो सकती है, इसको अरुण कोसी भी बोलते हैं। तो एक इसकी मुख्य धारा ये होती है। फिर इसको तमूर कोसी भी बोलते हैं, एक और धारा है इसकी, तो तमूर कोसी बोला जाता है। फिर एक और होती है सुन कोसी। इस तरीके से कुछ चर्चाओं में रहती हैं कि इसकी जो है मुख्य धाराएं पूछी जा सकती हैं। आपको सभी को पता है इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बिहार का शोक बोला जाता है, बिहार का शोक बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, तो आप सभी जानते हैं, बाढ़ के कारण। इसमें बाढ़ जो आती है, बाढ़ के कारण इसको बिहार का शोक बोला जाता है, जिसमें जो है गाँव के गाँव बह जाते हैं, गाँव के गाँव ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसको जो है इम्पोर्टेंट समझा जाता है। इसमें एक और बात आपके लिए जानने वाली है कि इस नदी पर क्या है, नेपाल में एक अलग बैराज बना हुआ है और बिहार में भी एक बांध बना हुआ है। तो दो चीज़ें आपको इसके बारे में जाननी चाहिए। एक तो पहली कि इस पर क्या है, नेपाल में एक बैराज बना हुआ है जिसका नाम क्या है, तो मैं आपका लिखता हूँ हनुमान नगर बैराज। तो एक तरीके से ये बना हुआ है। एंड बिहार में क्या बना हुआ है, बिहार में इस पे क्या बना हुआ है ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। बिहार में कौन सा बांध बना हुआ है, तो बिहार में एक बांध बना हुआ है जिसको चतरा बांध बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चतरा बांध बोलते हैं। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि नेपाल में एक है बैराज जिसको हनुमान नगर बैराज, और बिहार में एक बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, चतरा बैराज बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके की चर्चाएं इस पे हो जाती हैं। अब आप कह रहे होंगे गंडक और बूढ़ी गंडक नहीं बताया, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने का है नहीं, क्योंकि गंडक जो है वो चंपारण में स्थित है, मतलब चंपारण से बहती हुई आके उसमें मिल जाती है। तो ये आपके चंपारण से बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बूढ़ी गंडक की बात करें तो ये आपकी बूढ़ी गंडक के बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली है, जिसके बारे में हमने पहले गोखुर झील उन सब के बारे में चर्चा की थी। और इसके बाद
अगर इसके बारे में एक और दो बातें जाननी हो तो आपके इसके बारे में जान सकते हैं कि इससे क्या है, एक जो है नहर निकाली गई थी, वो आपको ध्यान रखनी है। तो त्रिवेणी एक करके नहर है इस पर, तो इससे एक नहर निकाली गई, त्रिवेणी नहर, तो वो आपको ध्यान रखनी है। बाकी तो इसमें कोई जानने वाली बात नहीं है, ठीक है। त्रिवेणी नहर निकाली गई, ये कुछ कुछ बातें हैं जो इसके बारे में है। अब हम जो आपकी इम्पोर्टेंट और एक नदी बचती है, जो आपकी सहायक नदी बचती है, उसके बारे में जान लेते हैं। वो कौन सी है? तो आपकी महानंदा। तो स्ट्रक्चर तो आप देख ही लिए। अब इसमें क्या क्या बातें आपको जाननी चाहिए? तो एक तो पहली कि ये आपकी गंगा की क्या है? गंगा की आखिरी सहायक है, गंगा की आखिरी सहायक है। यानी कि इस एंगल से देखें बाएं तरफ से तो ये आखिरी बचती है। उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो मैंने आपको बताया कि ये आपका उद्गम कहाँ से होता है? दार्जिलिंग पहाड़ियों से होता है। कहाँ से हो रहा है? तो दार्जिलिंग पहाड़ियाँ या पहाड़ियों से। तो ये इस तरीके से इसमें उद्गम हो रहा है, इस तरीके से आखिरी सहायक है। और क्या है? तो इसकी एक सहायक नदी जिसके बारे में हमने चर्चा की, तो सहायक के बारे में भी हमने चर्चा की थी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो मेची नदी है। तो मेची नदी भी इसकी सहायक है, इसके बारे में हमने चर्चा की है, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो इसकी बाएं तट से मिलने वाली सभी नदियां, जैसे रामगंगा, गोमती नदी, या आपकी जो है सरयू नदी हो गई, बूढ़ी गंडक, गंडक, कोसी नदी या मेची नदी, या आपकी महानंदा, इन सब के बारे में चर्चा की हमने। उससे पहले जान लिया फरक्का, इन सब के बारे में चीज़ें जान ली हैं। अब हम जो है इसके जो राइट साइड से यानी कि दाएँ तट से मिलने वाली नदियों के बारे में भी जान लेते हैं, और फिर देखेंगे चीज़ें कैसे कैसे इसकी हो रही हैं, ठीक है। तो अब जो हेडिंग डालिए आप, इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? चलिए मैं मैप बनाता हूँ पहले, और फिर आप जो है समझिएगा। तो अब इसमें क्या है समझिए कि एक तो ये आपका स्ट्रक्चर सी मैं बनाता हूँ पहले गंगा का। इसमें हम दूसरा स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं अपना दाएं तट से मिलने वाली, तो ये आपकी जो है, ये आपकी कौन सी है? ये आपकी यमुना नदी है, जिसके बारे में हमने बात की थी अभी। ये आपकी कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। अब दोबारा भी बनाइए इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि बार बार बनाने से क्या है, आपको चीज़ें और बढ़िया हो जाएंगी। ये आपकी कौन सी है? ये आपकी यमुना नदी है, यमुना है। अब इनसे संबंधित बातें मैं साथ साथ बताते जाऊंगा, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इससे संबंधित बाकी चर्चाएं हम साथ में करने वाले हैं। पहली बात तो यमुना नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पहली बात इसके बारे में क्या हो सकती है। तो ये कहाँ से इसका उद्गम होता है, बस इतना जान लीजिए इसके बारे में कि एक तो पहली बात कि कहाँ से निकलती है, तो एक बंदर पूंछ जो है ग्लेशियर या चोटी है, वहाँ से निकलती है। तो बंदर पूंछ चोटी से निकलती है, या उसके पास एक जो है यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है इसका उद्गम। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला उद्गम हो गया। अब इसके और क्या बातें हैं इसके बारे में जानने के लिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसके बारे में जान लीजिए कि यमुना को और किस नाम से जानते हैं। तो इसको एक कालिंदी नदी भी कहा जाता है, कालिंदी नदी कहा जाता है। इसको जब आप हिंदी भी पढ़ेंगे तब भी आप समझेंगे कि इसका पर्यायवाची शब्द जो है वो कालिंदी नदी भी है। तो इस तरीके से इसको कालिंदी नदी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके किनारे इसके किनारे कौन सा नगर बसा हुआ? तो एक फेमस नगर या 2-3 नगर मैं आपको बता देता हूँ। इसके किनारे पे बसे नगर, इसके किनारे पे कौन कौन है? एक तो आप जानते हैं दिल्ली है, आप दूसरा जानते होंगे इसके पास में जो है आगरा है, या आप एक और जानते होंगे मथुरा भी है। तो इस तरीके से शहर जो हैं आप बसे हुए हैं। प्रयागराज तो आप जान ही रहे हैं कि मिलता है, वहीं पे मिलती है। तो इस तरीके से ये नगर जो इम्पोर्टेंट नगर हैं वो आपके यहाँ पे बसे हुए हैं। आगे अब इसके बारे में कुछ और जानकारी हो सकती है कि एक तो इसमें एक परियोजना चलाई गई थी जिसको डाक पत्तर परियोजना बोलते हैं।
तो वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये जान लीजिए कि इस पे जो है यमुना पे एक जो आपका एक नेशनल पार्क है जिसको कलेसर नेशनल पार्क बोलते हैं, कलेसर नेशनल पार्क बोलते हैं। और ये कहाँ पे है? तो आपका हरियाणा में है। ये 3-4 बातें इसके बारे में जानने वाली थी जो आपके क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। पहली बात, उद्गम कहाँ से हो रहा है। दूसरी बात, इसको किसी और नाम से भी जानते हैं क्या। इसके पास जो बसे नगर हैं उसका क्या नाम है। इसके अलावा इस पे कौन सा नेशनल पार्क है, ये हमने बात कर ली। तो इसके बाद जो है ये तो बड़ी नदी होगी। अब इस नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं और वो भी एक तरह से एक गंगा नदी की ही सहायक नदियां मान ली जाती हैं। मतलब यमुना की हैं और यमुना में मिलती हैं, तो यमुना जो है गंगा में मिलती है। तो इस तरीके से उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो हमें नदियाँ पढ़नी ही हैं सारी, तो हम इस तरीके से सबको देखते हैं कि पहली इसकी यमुना की सहायक नदी जो आ गई, पहली जो नदी होगी वो जहाँ पे मिलती है वहाँ से हम शुरुआत कर लेते हैं कि इसमें जो सबसे पहली नदी है वो आपकी कौन सी है। वो आपकी चंबल नदी है। तो ये कौन सी नदी होगी? चंबल नदी। तो ये चंबल नदी निकलती है और ये इसमें जाके मिल जाती है यमुना में। और ये कहाँ से निकलती है तो वो मैं एक पहाड़ियाँ बना देता हूँ। तो ये आपकी कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये जनापाव की पहाड़ियाँ हैं जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। तो एक जगह है बेसिकली जनापाव, यानी विंध्याचल पहाड़ियों की ये एक पहाड़ियाँ हैं जिनको जनापाव की पहाड़ियाँ बोलते हैं। जनापाव की पहाड़ियाँ, इसको भी स्ट्रक्चर बना के मैं दिखाता हूँ। तो ये किसकी पार्ट है? ये विंध्याचल, एक सेकेंड, ये विंध्याचल पहाड़ियों के पार्ट हैं, विंध्याचल माउंटेन के पार्ट हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी ये भी स्ट्रक्चर बना के समझेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ है। तो जनापाव की पहाड़ियों से निकल के चंबल नदी जो है वो कहाँ पे मिलती है आपकी? वो आपकी यमुना में मिलती है और यमुना इस तरीके से गंगा में मिलती है। तो पहली नदी होगी। अब इसके बारे में चीज़ें जान लेते हैं, चंबल के बारे में जान लेते हैं, या मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ फिर चंबल के बारे में अलग से जानेंगे कि एक फिर उसके बाद नदी मिलती है इसमें, यहाँ से जाती है और यहाँ पे एक नदी मिलती है जिसको क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, ये आपकी नदी जाती है और यहाँ पे मिल जाती है, इसको बोलते हैं सिंध नदी। तो ये आपकी कौन सी है? सिंध है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी सिंध रिवर जाके मिल रही है यमुना में। और ठीक है, ये जो मिल रही है वो आप जगह का नाम लिख लीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे। ये जो चंबल मिल रही है वो इटावा के पास मिलती है। तो इटावा आप लिख लीजिए, इटावा एक शहर है यूपी का, तो उसमें जाके मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सिंध मिली और फिर आगे इसके बढ़ते हैं तो एक और नदी मिलती है जो है इस तरीके से, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेतवा। तो ये बेतवा रिवर है और बेतवा के बारे में भी जानेंगे अच्छे से। तो बेतवा रिवर है, आप पहले स्ट्रक्चर बनाइए फिर हम आगे बात करेंगे इस पर। फिर एक और नदी मिलती है इस तरीके से और यहाँ पे मिलती है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है केन रिवर, केन रिवर। और इसी पे आपको पता है ये कहाँ से बहती है? तो एक पन्ना जो है आपका, पन्ना नेशनल पार्क है जो एमपी में, उससे जो है बहती है ये। तो पन्ना नेशनल पार्क से होकर बहने वाली नदी अगर पूछता है तो आप कौन सी लगाएंगे? तो केन रिवर लगाएंगे। इसके बाद ये जो आपकी रिवर है बेतवा नदी है, उसके दोनों किनारे पे आपको 2 शहर देखने को मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट शहर हो जाते हैं आपके लिए। वो जान लीजिए कि इसके पास 2 शहर हैं, एक तो भोपाल शहर है, इधर भोपाल शहर है और इधर आपका यूपी का झांसी शहर है, झांसी। तो झांसी शहर भी बसा हुआ है और एक आपका भोपाल शहर है, किसके पास है? तो बेतवा नदी के पास बसे हुए हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं आगे, केन हमने बात कर ली, फिर आगे और बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें एक और रिवर जाके मिलती है और वो भी आपके दाएं तरफ से मिल रही है। तो एक उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपकी सोन रिवर। तो आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ पे पटना के पास में ये जाके मिलती है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सोन नदी। तो ये आपकी हो गई सोन नदी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ से कहाँ से निकलती है ये? तो ये आपकी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक। अमरकंटक के बारे में जब हम स्ट्रक्चर बता रहे थे कि इस तरीके से बहती हैं, तो अमरकंटक से इधर आपकी नर्मदा जाती है और इधर आपकी सोन जाती है। और ये कौन सा प्रारूप है? तो ये आपका अरीय या हमने रेडियल बोला था,
वो बोलते हैं इसको। तो अरी प्रकार का स्ट्रक्चर है, फ्लो है। तो ये है आपकी एक तरह से अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तो अमरकंटक जो अब किस किस राज्य में फैली हुई है अगर ऐसा पूछ लेता है, तो एक तो आपके एमपी और छत्तीसगढ़ में ये फैली हुई है। तो अमरकंटक जो है वो आपके अमरकंटक जो है एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। तो मैं लिख देता हूँ कि सीमा पर। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें जाननी है, इस तरीके से नदियाँ जाके मिलती हैं। अब कुछ सोन नदी की भी सहायक नदी है, वो जान लीजिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके उन सब के बारे में जानेंगे। तो एक तरीके से इधर एक सहायक नदी मिलती है, इसमें एक सहायक नदी मिलती है जिसको यूपी की एक सहायक नदी है जिसको रेहंद नदी बोलते हैं, इसको रेहंद नदी बोलते हैं। और इसी पे रेहंद बांध बना है। तो आप सभी जान रहे हैं कि रेहंद बांध क्यों फेमस है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर एक सहायक नदी और आगे बढ़ते हुए मिलती है इसमें। तो इसमें एक सहायक नदी मिलती है जिसको दूसरा एक और नाम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्थ कोयल नदी, नॉर्थ कोयल नदी। तो इस तरीके से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट आपकी नदियाँ हो जाती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या है। अब हमारी पहली जो चर्चा का विषय बनेगी वो हमारी चंबल नदी बनेगी। तो चंबल के बारे में क्या क्या जान लेते हैं, इसी के बारे में, इसी मैप में जानते हैं चंबल के बारे में कि इस पे 3 बांध बनाए गए हैं। वो आपके क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते रहे हैं, तो आपको वो जानना ज़रूरी है कि 3 बांध कौन से हैं। तो पहला बांध है यहाँ जो आपका एमपी में है, दूसरे बांध के बारे में चर्चा करेंगे इधर, और तीसरे बांध के बारे में चर्चा करेंगे इधर। और इससे पहले भी एक बांध बना हुआ था या बैराज बना हुआ था, वो यहाँ पे है। उन चारों के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि वो चारों आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो पहला है हमारा, इसका नाम है गांधी सागर। तो ये आपका कौन सा है, गांधी सागर। ये आपका कहाँ पे है, तो एमपी में है गांधी सागर। फिर आपका जो आगे है और वो है आपका राणा प्रताप सागर। ये आपका कौन सा है, राणा प्रताप सागर। तो ये राणा प्रताप सागर कहाँ पे है आपका, तो ये आपका राजस्थान में है। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ है, राजस्थान में है। और इसके बाद जो आगे वाला है ये आपका कौन सा है, तो जवाहर सागर इसको बोलते हैं। ये आपका कौन सा है, जवाहर सागर। तो ये भी कहाँ है आपका, ये भी आपका कहाँ है, राजस्थान में है। ये आपको ध्यान रखना है। जवाहर सागर और राणा सागर कौन से जो है 2 बांध हैं, वो आपके कहाँ पे हैं, राजस्थान में। और गांधी सागर बांध जो है आपका मध्य प्रदेश में है। इसके बाद ये जो बैराज है इसको कोटा बैराज बोलते हैं, इसको कोटा बैराज बोलते हैं। और इसी के पास में एक शहर है आपका कोटा, जो राजस्थान का है, वो आपका यहाँ पे है। तो चंबल नदी के पास में वो बसा हुआ है। तो इतनी बातें जो हैं आपको जाननी चाहिए चंबल नदी को लेके। अब हम बात कर रहे हैं कि एक चंबल की सहायक नदी भी है। अब चंबल कहाँ से निकलती है वो स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, वो आप जान लीजिएगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो जैसे कि मैंने बात की थी कि विंध्याचल पहाड़ियों से वो निकलती है चंबल नदी, और आपकी जो है जनापाव पहाड़ियों से निकलती है। तो मान लेते हैं कि ये हमारी पहाड़ियाँ हैं, ये हमारी विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं। जैसे मैं बनाता हूँ, ये हमारी विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं, और इसी से आपकी रिवर एक जो है यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, ये आपकी पहाड़ियाँ हैं मान लेते हैं, ये आपकी जनापाव पहाड़ियाँ हैं। तो जनापाव पहाड़ियाँ से ही आपकी कौन सी नदी निकल रही है, आपकी चंबल निकल रही है। ये आपकी कौन सी नदी है, तो चंबल है। और ये आके कहाँ पे मिल रही है, आगे यमुना में मिल जाती है। तो ये तो हमने बात कर ली है, आपने डायग्राम बना लिया है, ये यमुना है, चंबल आगे मिल रही है। अब इधर क्या है, इधर आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है मतलब, तो इसमें आपने पढ़ा है कि ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं या कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये कौन सी है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। और हमने बताया था कि इसी अरावली से एक नदी जो है वो निकलती है, ईस्ट की तरफ मुड़ती है और इसमें चंबल में मिल जाती है इस तरीके से। तो इसको क्या नाम बोलते हैं, इसको बनास नदी बोलते हैं, इसको बनास नदी नाम दिया जाता है। तो बनास जो है वो आपकी मिल जाती है चंबल में। तो इस तरीके से चंबल की एक सहायक नदी बनास नदी हो जाती है। ये कौन सी बताई हमने पहाड़ियाँ, तो इसका नाम लिख लीजिए, इसको क्या नाम बोल रहे हैं,
इसको बोल रहे हैं आपकी जनापाव की पहाड़ियाँ, इसको बोल रहे हैं जनापाव की पहाड़ियाँ। तो जनापाव की पहाड़ियाँ हो जाती हैं। अब आगे बात करें कि इसकी ट्रिब्यूटरी और कौन सी हो सकती हैं। तो एक नदी जो है इधर से निकलती है और चंबल में मिल जाती है, इधर से मिलती है और चंबल में मिलती है। तो इसको क्या नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षिप्रा नदी। तो कौन सी है ये, आपकी क्षिप्रा है, आपकी कौन सी है, क्षिप्रा नदी है। तो इस तरीके से एक सहायक नदी हो जाती है आपकी चंबल की क्षिप्रा। फिर आगे से और मिलती है एक, यहीं से विंध्याचल से निकलती है और एक तरीके से यहाँ पे जाके मिलती है। तो वो आपकी कौन सी नदी हो जाती है, वो आपकी हो जाती है आपकी काली सिंध। तो ये आपकी हो जाती है काली सिंध, ये आपकी नदी है काली सिंध। तो काली सिंध हो गई। अब इसकी एक और सहायक नदी है, वो मैं इधर ही बनाता हूँ, इस तरीके से जाती है। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ। ये जो मिलती है तो वो इधर मिलती है। अब इसमें एक और नदी है जो आपकी, वो इधर जो है, ये नदी एक तरीके से इस तरीके से मिल रही है। तो आप यहाँ से बना लीजिएगा, और इस तरीके से मिल रही है। और इसका क्या नाम पड़ जाएगा, इसका नाम होगा आपकी जो है ये वाली नदी जो है, ये आपकी पार्वती नदी होती है। तो ये कौन सी नदी है, ये पार्वती नदी है। तो ये आपको जानना ज़रूरी था कि चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, और ये इस तरीके से ये कहाँ से निकल रही हैं, ये विंध्याचल पहाड़ियों से निकल रही है। ये पहाड़ियाँ कौन सी हैं, ये आपकी कौन सी हैं, तो विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं, ये विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से सारी नदियाँ जो हैं निकल के चंबल नदी से मिलती है, और वो नदी कहाँ पे, यमुना में मिलती है। और यमुना जाके कहाँ मिलती है, प्रयागराज में, गंगा में जाके मिलती है। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इन्हीं विंध्याचल से हमने बताया था आपको, आगे अगर बात करें तो इन्हीं में हमने बताया था कि इसी से आपकी यहाँ से ही ये आपकी मिल रही है। ये कौन सी थी, आपकी सिंध थी। फिर आगे एक और बताई थी, ये आपकी बताई थी हमने बेतवा, तो वो बेतवा थी। और फिर आगे इन्हीं पहाड़ियों से निकलती है केन। तो आपकी इस तरीके से ये नदियाँ भी यहीं से निकलती हैं, सिंध, बेतवा और ये आपकी केन। तो इस तरीके से आप चर्चा में ये चीज़ें रहती हैं। अब चंबल हो गई, आपकी सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई। इसके पास जो जो बातें थी हमने बात की। अब हम आगे बात करें अगर, या चंबल को लेके, तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को और मिलेंगी। चंबल के बारे में एक दो फैक्ट और जान लीजिए कि चंबल नदी को और हम चर्चा में क्यों ले रहे हैं, चंबल नदी के बारे में और जानने के लिए क्या बातें हैं। तो चंबल नदी को और एक दो फैक्ट लिख लीजिए कि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एक तो हमने बात की इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो सहायक नदी तो हमने बताई दी हैं, जिनको आप लिख लीजिएगा कि आपकी कौन सी हैं। क्षिप्रा, आपकी काली सिंध बताई हमने, काली सिंध बताई हमने। इसके बाद हमने बताई थी आपकी पार्वती, और फिर उसके बाद बताई थी बनास। तो ये आपकी जो है उसकी सहायक नदियाँ हैं। अब एक और इसके बारे में बात है कि चंबल नदी जो है वो क्या है, तो यमुना की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर यमुना की सहायक नदी पूछता है सबसे बड़ी, तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है आपकी, वो कौन सी है, तो वो आपकी यही चंबल नदी है। तो ये आपको जानना है। अब इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट खबर क्या है, यानी कौन सा आपका फैक्ट इसके लेके हो जाता है। तो इसी नदी में क्या होता है, आपको सर्वाधिक क्या देखने को मिलते हैं, सर्वाधिक क्या देखने को मिलते हैं, तो सर्वाधिक आपको घड़ियाल देखने को इसी नदी में देखने को मिलेंगे। तो आपके घड़ियाल जो है भारत में, तो घड़ियाल इसी चंबल नदी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका चर्चा का विषय रहा। इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि यही नदी जो है पूरा आपका आगरा हो, चाहे वो राजस्थान का पूर्वी राज्य हो, चाहे वो राजस्थान का और मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो, तो उनमें जो आपका जो अपर्दन करवाती है, जो बड़े बड़े खड्ड देखने को मिलेंगे या बंजर भूमि हो जाती है, तो वो किस तरीके से होती है, तो वो यही नदी करती है। और सबसे बड़े यानी सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा क्या करती है, सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन जो है वो यही नदी करती है। तो सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है। तो सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन करती है चंबल नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अवनालिका अपर्दन हमने बताया था आपको
पुरानी क्लासेस में बता चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी नालियों के ज़रिए मिट्टी का अपरदन होने लगता है और नदियों के या पानी के बहाव के ज़रिए जो है मिट्टी का अपरदन एक जगह से दूसरी जगह होने लगता है, तो उसी को जो नालियाँ बन रही हैं उन्हीं को अवनालिका अपरदन कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारी चर्चा हो जाती है सारी नदियों को लेके। अब हम अपनी सोन नदी को लेके चर्चा कर लेते हैं, जिसके बारे में हमने इधर अपने बनाई हुई थी। तो सोन को लेके क्या क्या बातें होंगी वो हम इसमें समझते हैं। तो सोन को लेके क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो हमने बताया कि ये अमरकंटक, इधर तो आपकी नर्मदा जाली है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे जब प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ेंगे तब। लेकिन अब अमरकंटक से देखें तो दाएं तरफ से मिलने वाली सोन नदी आपकी जो पटना के पास में, इधर हमने लिखाया हुआ था कि पटना के पास जो है गंगा के पास, गंगा में मिल जाती है पटना के पास, इस तरीके से मिल रही है। इसकी सहायक नदी हमने बताई कि रेहंद नदी है, और इसी रेहंद नदी पे क्या है आपका एक रेहंद बांध बना हुआ है, ये भी आप लिख लीजिए। तो रेहंद बांध भी आपका बना हुआ है। तो रेहंद बांध बना हुआ है। अब इसका नाम क्या है ये आपको ध्यान रखना है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा के जो है बांध का नाम लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे एक बांध है जिसका नाम आप सभी पढ़ते होंगे, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ या गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध या जलाशय इसको बोलते हैं। तो ये एक तरीके से ये है। अब ये क्या है, तो ये जो बांध है या जो जलाशय है ये क्या है, भारत का जो है, भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ी झील मानी जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत की अगर कृत्रिम अगर बनाई हुई एक तरह से, तो ये मीठे पानी की क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम झील है, यानी मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है। तो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी की, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील या जलाशय किस पे है, तो रेहंद नदी पे बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। एक बात इसके बारे में जो जानने वाली थी वो होगी। अब एक और बात जान लीजिए कि नॉर्थ कोयल नदी जो है आपकी, तो नॉर्थ कोयल के बारे में आपको क्या जानकारी रखनी है वो जान लीजिए। तो नॉर्थ कोयल नदी जब जाती है, आगे बहती है, तो यहाँ पे एक जो है आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, उसको ध्यान रखना है। इसका नेशनल पार्क का नाम है बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क जो आपका कहाँ पे है, झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेतला नेशनल पार्क किसके पास है, किस नदी पे है, तो नॉर्थ कोयल नदी, या एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि बेतला नेशनल पार्क से नदी कौन सी नदी होकर बहती है, तो आपकी नॉर्थ कोयल नदी होकर बहती है। और वो किस में मिल जाती है, तो वो आपकी सोन में मिल जाती है। और सोन किस में मिलती है, तो पटना के पास में जाके आपकी गंगा में जाके मिल जाती है। तो इस तरीके से दाएँ और बाएँ तरफ की नदियाँ मिल गई। अब हम बात करेंगे आगे की नदी जो हुगली नदी है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फिर आज की हमारी चर्चा जो है गंगा नदी को लेके जो जो उसकी सहायक नदियाँ थी वो हम समझ जाएंगे, पूरी जो हमारी हो जाएंगी। तो अब हम बात कर रहे हैं अपनी हुगली नदी को लेके। अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बनाता हूँ, तो वो मेरे साथ आप बनाइए। अब हमारी जो अगली चर्चा है वो हुगली नदी को लेके है, और हुगली नदी के साथ ही हम और चीज़ें जानने वाले हैं। तो हुगली नदी के बारे में पहले जानेंगे। तो अब मैं मैप बनाता हूँ, उसके बारे में हम समझते हैं। तो अब मैप बनाइए मेरे साथ ही, और इसके साथ ही हम चीज़ें समझते हैं। तो ये तो आपकी गंगा नदी हो गई, ठीक है। अब यहाँ मैंने बताया था ये फरक्का बैराज है जो पश्चिम बंगाल में है। ये फरक्का बैराज हो गया आपका, और इसी से आपकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी की वितरिका बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो निकलती है। एक सेकंड, वो इधर जाती है, और ये नदी जो है इस तरीके से, तो एक तरीके से इधर डेल्टा बनाती है ये। अब ये कौन सी है आपकी, तो ये आपकी कौन सी है, हुगली नदी है। अब हुगली नदी के बारे में क्या एक इम्पोर्टेंट जानने वाली बात है कि एकमात्र नदी गंगा की है जो वितरिका है, जो डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो ये क्या है, गंगा की एकमात्र क्या है, एकमात्र वितरिका है। एकमात्र वितरिका है, या इसको हमने क्या नाम दिया था, डिस्ट्रीब्यूटरी है,
ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी है, एकमात्र गंगा की क्या है, वितरिका है, जो उपसहायक भी बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से ये नदी होती है। अब इसमें एक सहायक नदी आके मिलती है, जो आपकी कौन सी नदी है, जो आपकी कौन सी नदी है, जो आपकी कौन सी नदी है, तो उसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी, ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो हुगली नदी में एक सहायक नदी आके मिलती है दामोदर नदी, वो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही इसमें एक और इस दामोदर नदी में क्या होता है, एक और सहायक नदी आके मिलती है, जो ये नाम याद रख लीजिए, ये आपसे कई बार पूछते रहता है। तो इसका नदी का नाम क्या है, खरकई नदी है। इसका नाम क्या है, खरकई नदी, ये आपको ध्यान रखना है। अब दामोदर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि दामोदर कहाँ से निकलती है, तो दामोदर निकलती है रांची के पठार से। तो रांची के पठार से निकलती है दामोदर। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो गंगा और गंगा की सहायक और हुगली की सहायक नदियाँ हम देख रहे हैं। तो अब दामोदर के बारे में पूरी चर्चा हमारी होने वाली है, ठीक है। तो अब हम दामोदर नदी को समझते हैं कि क्या क्या उसके बारे में और बातें आपको जाननी चाहिए, जो हम लोग क्वेश्चन के लेवल पे हमको ध्यान रखनी है। तो अब हमारा जो इम्पोर्टेंट नदी बचती है, वो आपकी दामोदर नदी बचती है। इसको और जान लीजिए, दामोदर नदी को। फिर आज की क्लास जो है हमारी पूरी होगी। गंगा की सारी नदियाँ, हमने सहायक नदियाँ लगभग पूरी कर ली हैं। अब हम दामोदर को समझते हैं और फिर हम अपनी क्लास आज की रोकेंगे, और फिर हम कल से नई नदी के साथ, और कल कोशिश करेंगे, नहीं तो कल हमारी पूर्वी उत्तर की नदियाँ पूरी हो जाएंगी। फिर हम एक क्लास में दक्षिण भारत की नदियाँ पूरी कर लेंगे, और 3 क्लास में पूरी नदियाँ आपकी हो जाएंगी। क्योंकि नदी का पार्ट बड़ा होता है और कई बार जो है नदियाँ पूछी भी नहीं जाती, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जानना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि नदियाँ कई बार पूछी जा सकती हैं, उन पे बने बांध पूछे जा सकते हैं। तो जैसे आपकी ये दामोदर नदी को पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसके बारे में पहले मैं आपको चीज़ें लिखाता हूँ, तो वो आप जान लीजिए। फिर हम स्ट्रक्चर समझेंगे और स्ट्रक्चर से आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। तो इसके बारे में पहले कुछ चीज़ें आप जान लीजिए कि पहली बात तो आप सभी जानते होंगे कि इसको पहले बात क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक बोलते हैं। तो बंगाल का शोक बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब जो है, अब इस शोक, इसका जो है, इसकी इंटेंसिटी अब कम हो गई है, तो इसीलिए फिर भी आज भी इसको क्वेश्चन में हमारे पूछा जाता रहा है कि इसको ये बोलते हैं। दूसरी बात, हमने जब आपको जो है छोटा नागपुर का पठार पढ़ा रहे थे, तब हमने बताया था कि इसी रांची पठार से जब नदी निकलती है, और इसी नदी के पास एक रानीगंज था जहाँ से हमें कोयला प्राप्त हुआ। तो इसी नदी कोयला प्राप्ति की वजह से इसको कोयला नदी भी नाम दिया जाता है। तो कोयला नदी भी इसका नाम पड़ता है, तो कोयला नदी भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, कोयला नदी भी कहते हैं। तो ये आपके लिए और जानने वाली बात हो जाती है। अब ये जैसे हमारे जो यूरोप में एक राइन नदी है, उसी की तर्ज पर हमारे लिए भी एक इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए इसको भारत की राइन नदी भी कहते हैं। भारत की राइन भी कहते हैं। भारत की क्या कहते हैं, भारत की राइन कहते हैं। भारत की राइन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। आप सभी ने अगर नहीं पढ़ा है, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, विश्व भूगोल में पढ़ेंगे कि जब ब्लैक फॉरेस्ट और जो बासफोर्स, तो एक तरफ आपकी जो है फ्रांस में और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट होते हैं, और फ्रांस में आपका बासजेस पर्वत होते हैं। उनके बीच से एक नदी बहती है जिसको राइन नदी कहा जाता है। तो राइन नदी कहा जाता है। अब ये राइन नदी क्या करती है, क्या है कि ये कोयले की, या यहाँ पे लो अयस्क मिलते हैं, कोयले मिलते हैं, तो इसकी वजह से ये यूरोप में फेमस नदी है। इसी तरीके से भारत में जो है आपकी भारत की राइन किसको बोला जाता है, तो दामोदर को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको भारत की राइन कहते हैं। और राइन एक नदी है जो कहाँ पे बहती है, वो आपके जर्मनी और फ्रांस के बीच में बहती है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बारे में और अगली बात क्या है, तो दामोदर की एक सहायक नदी है स्वर्ण रेखा नदी, और उसकी भी एक सहायक नदी है आपकी खरकई नदी। तो क्या है कि स्वर्ण रेखा नदी और उसकी सहायक, इसकी सहायक एक, यानी मैं लिखता हूँ, एक सेकंड, स्वर्ण रेखा नदी एवं इसकी सहायक खरकई
खरकई नदी, इन दोनों नदियों के क्या है संगम पर, ये दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं उसके संगम पर क्या है एक गांव है जिसका गांव का नाम पहले क्या था, सांगची गांव था। ठीक है, इसका गांव का नाम क्या था, सांगची गांव। ये गांव था सांगची गांव। इसी के पास क्या हुआ कि जो टाटा जी थे, जमशेदजी टाटा जी, उन्होंने टिस्को की स्थापना की थी। तो इसी गांव में क्या किया था, इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर क्या हुआ कि जमशेद जी टाटा, इन्होंने क्या किया था कि अपनी जो है 1907 में टिस्को कंपनी की स्थापना करी थी। तो टिस्को की स्थापना की और अब जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको अब जाके क्या नाम बोलते हैं, तो जमशेदपुर नाम से जाना जाता है। तो जमशेदपुर नाम से इसको जाना जाता है, या टाटा नगर भी इसको कहते हैं। तो इसको क्या नाम भी बोलते हैं, टाटा नगर भी कहा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे टाटा नगर या जमशेदपुर जो है यहीं पे है। अब क्या हुआ कि इसके बारे में अब हम मैप के ज़रिए समझते हैं कि और क्या बातें हैं इसके बारे में। तो एक तरीके से पूरा मैप जान लेते हैं दामोदर नदी का। ये बातें जो है इम्पोर्टेंट बातें थी वो आप जान लेंगे। अब इसके बारे में कई बार बांध के बारे में पूछ लेता है, इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछता है, तो वो पूरी हम नदी का स्ट्रक्चर बनाते हुए समझते हैं कि किस तरीके से दामोदर बहती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। तो एक तो मैं इधर बनाता हूँ रांची का पठार, ये आपका रांची का पठार है। तो रांची का पठार, यहाँ से नदी निकलती है और जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से आप बनाएं तो ये है आपका काम आसान हो जाएगा। इस तरीके से नदी बह रही है और ये नदी जो है इस तरीके से बहती हुई और ये आपकी हुगली नदी में मिल जाती है। तो इधर से हुगली नदी आपकी जा रही है, यहाँ पे आपकी मिल जाती है। तो ये कौन सी है आपकी, कौन सी है, हुगली नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो दामोदर है, दामोदर नदी, इस पे किस तरीके के स्ट्रक्चर हैं, कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन सी जो है बांध है, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। यही आपके बारे में आपको लेके क्वेश्चन में कई बार पूछे जाते रहे हैं। तो इस पे आप बात करें तो इस पे आगे जब बढ़ते हैं तो इस पे एक बांध है, इसके बारे में आप लिख लीजिए। इसको बोलते हैं तेनू घाट बांध। क्या नाम है इसका, इसको बोलते हैं तेनू घाट बांध। ठीक है, तो एक बांध है इस पे तेनू घाट बांध, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अब इस पे क्या है कि इसी के किनारे पे एक नदी आके मिलती है, इसी के किनारे पे एक नदी आके मिलती है, वो आपको ध्यान रखना है। तो वो आपको ध्यान रखना है, वो एक नदी इस तरीके से यहाँ पे आके मिलती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो वो कौन सी नदी है, तो वो कोनार नदी है। कौन सी नदी है, तो कोनार नदी है। तो ये यहाँ पे कोनार नदी आके मिलती है। इस नदी पर भी एक बांध है, वो आपको ध्यान रखना है। इस पे भी एक बांध बना हुआ है, वो आपको कई बार पूछा जाता रहा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसी नदी के नाम पर इसको कोनार बांध बोलते हैं, तो इसको कोनार बांध कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हुए क्या होता है कि इसमें एक नदी और जाके मिलती है और उस नदी का क्या नाम है, तो उस नदी का क्या नाम है, उसका नाम है जमुनिया नदी। वो भी आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी जमुनिया नदी जो है वो भी आपकी क्या है, दामोदर की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इधर इसको हटाता हूँ तो थोड़ा सा और बढ़िया से चीज़ें बनेंगी। ठीक है, अब जमुनिया नदी, फिर आगे बढ़ते हुए एक और यहाँ पे बांध आपको देखने को मिलेगा, एक बांध देखने को मिलेगा, उसका क्या नाम बढ़ेगा, तो यही आपका जो है पंचेत बांध है, जो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है। पंचेत बांध जो है आपका वो दामोदर नदी पे है, तो पंचेत बांध है और इसमें एक नदी आके मिलती है, वो आपको ध्यान रखनी है। तो वो नदी का स्ट्रक्चर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। तो बराकर नदी के बारे में आपने सुना होगा, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं बराकर नदी की। यहाँ से शुरुआत होती है बराकर नदी, ये आपकी बराकर नदी बहती है और आगे बहते हुए इसमें एक जो है जलाशय बनता है, एक बांध है, एक बांध है। इसका क्या नाम होगा, तो इसको तिलैया बांध बोलते हैं। इसको क्या नाम बोलते हैं, तो इसका नाम होता है तिलैया बांध। एक सेकेंड, इसका क्या नाम है,
तो इसको तिलैया बांध बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तिलैया बांध। ये आपको ध्यान रखना है। ये तिलैया बांध हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और ये नदी आगे निकलती है और ये आगे निकलती हुई इससे आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए इसको और आगे जब बराकर नदी ही नाम रहता है तो इसमें एक और बांध जो है स्ट्रक्चर बनता है। एक और बांध का स्ट्रक्चर बनता है, वो भी मैं बनाता हूँ। वो एक बांध का स्ट्रक्चर बनता है। तो उस बांध को क्या नाम दिया जाता है? उस बांध को क्या नाम देते हैं? उस बांध का नाम मैं बताता हूँ। तो उसका नाम है आपका, क्या नाम है? मैथान बांध। तो उसको बोलते हैं मैथान बांध। ये भी आपको ध्यान रखना है, मैथान बांध। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए और ये नदी जो है बराकर नदी मिल जाती है इस वाली जो है पंचेत बांध में। ये आप इसमें मिल जाती है पंचेत बांध में, ये बहती हुई इसमें मिल जाती है। और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसमें एक और जलाशय यहाँ पे या बांध जो है बनता है। इसको दुर्गापुर बैराज बोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको दुर्गापुर बैराज कहा जाता है। तो इस तरीके से जो आपकी दामोदर नदी है उस पर कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम को लेके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब मैं एक बात बता दूं कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा एरिया क्या कहलाता है आपका? ये पूरा झारखंड का एरिया है। ये पूरा किसका एरिया है? झारखंड का एरिया है। तो ये पूरा दामोदर नदी बेसिन है। पहले तो पूरा नदी बेसिन जो है आपका कौन सा है? दामोदर नदी बेसिन है। लेकिन अगर राज्य के हिसाब से देखें तो इतना पार्ट जो है आपका झारखंड का है और इसके आगे का जो पार्ट है वो आपका किसका है? तो वो आपका वेस्ट बंगाल का है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं। और इसके पीछे जो आपका पार्ट होता है वो आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ का है। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और इसमें हमने आज चीज़ें जानी। दामोदर नदी के बारे में पूरी बात जान ली और हमने बाकी नदियों के बारे में भी जाना। अब हम जो आगे बढ़ेंगे अपना, आज की हम क्लास जो है हमारी यहीं ख़त्म हो रही है और आज आगे हम चर्चा करते रहेंगे। अब जो हम कल पढ़ने वाले हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी की सारी स्ट्रक्चर समझेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है वो चीज़ें जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे भी वीडियो आपको मिलती रहें, पुरानी वीडियो भी आप देख सकें। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे क्या है आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है या आपको पीडीएफ चाहिए या कोई अपडेशन अगर आती है तो वो भी आपको मिलती रहेगी। तो इसीलिए टेलीग्राम से जुड़े रहिए और आप अपने दोस्तों के पास इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए जिससे वो भी एक तरीके से अच्छे से चीज़ें समझ पाएँ, उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।